नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशियोलॉजी अनबॉक्स्ड में, जिसमें आज हम लोग रीइन्वेंटिंग इंडियन सोशियोलॉजी के तहत बात कर रहे हैं प्रोफेसर बीके नागलस जी से, जो रीइन्वेंटिंग इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नागलस सर हमारे चैनल पर। और इससे पहले कि हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करें, छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का हम देना चाहेंगे। प्रोफेसर नागला जो है बहुत ही लंबे समय से सोशियोलॉजी से जुड़े रहे हैं एज अ डिसिप्लिन। एक सोशल एनालिस्ट के रूप में भी इन्होंने मतलब जाने जाते हैं, एक सोशल एनालिस्ट के रूप में। इनका एसोसिएशन डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी से सालों का रहा है, और उसी के रिकग्निशन के रूप में हम देखते हैं कि उत्तराखंड सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, राजस्थान सोशियोलॉजिकल सोसाइटी और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इन तीनों रीजनल और नेशनल एसोसिएशन जो सोशियोलॉजी के हैं, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। देश विदेश में ये कई जगहों पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें पेरिस और हेग प्रमुख रूप से शामिल है, और भारत की तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं जहां पर इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सर्व किया है। और बात करें अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ इनका एसोसिएशन काफी पुराना है। और एक घटना, यहाँ पर इन्होंने बाबू जगजीवन राम चेयर के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे याद है जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, सर का चेहरा हम हमेशा से इसलिए पहचानते थे क्योंकि ये वो चेहरा था जिसको हमने हमेशा अपने स्टूडेंट डेज में देखा। और इनफैक्ट आपको सर नहीं याद होगा, एक इंटरव्यू में आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट, हालांकि उस इंटरव्यू में पता नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ था या नहीं, लेकिन आपका ये कॉम्प्लीमेंट था। तो काफी नोन फेस इस एरिया के लिए और खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आप रहे हैं। और भारतीय समाजशास्त्र में आपका कंट्रीब्यूशन, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, जो हमारा हिंदी जर्नल है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का, उसके एडिटर के रूप में सालों अपनी सेवाएं दी हैं। और इस जर्नल को एक अलग ऊंचाई इन्होंने प्रदान की है, जहां पर आज ये सेज से पब्लिश हो रहा है। और इसके पीछे आपका प्रयास कितना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उस पीरियड में मोर और लेस हम भी काफी एक्टिवली जुड़े रहे थे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से। तो भारतीय समाजशास्त्र आपको और आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस को नमस्कार करता है। उनकी ओर से हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। वैसे हमने थोड़ा सा आपके बारे में बताया, अगर आप कुछ बताना चाहें अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में। धन्यवाद। आपने बहुत कुछ कह दिया। हम तो साधारण व्यक्ति हैं आप ही की तरह, और आप तो मेरे से भी ज़्यादा असाधारण हैं। मैं तो साधारण अपने को पालता हूँ, और आप सोसाइटी में इतना अच्छा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया री इन्वेंटिंग, और ये आज के समय में काफ़ी आवश्यक भी है। और क्योंकि चैलेंजेस है, कई तरह के चुनौतियाँ हमें मिल रही है हमारे विद्यार्थियों को उनकी नौकरियों के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ऐसे समय में इस तरह की चर्चाएं करना बहुत आवश्यक हो जाती है। जहाँ तक मेरा समाजशास्त्र में आने का रहा, तो मेरा बचपन राजस्थान में, जब मैं पैदा हुआ तो अपने ननिहाल में रहा। और हमारे डेट ऑफ बर्थ का पुराने हिसाब में जैसे मूल नक्षत्र में पैदा होते थे ना, तो पता नहीं होता था। तो अभी गांव में पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं ननिहाल में पैदा हुआ या अपने गांव में हुआ, ये भी चर्चा का विषय रहता है। लेकिन एक डेट हमारी फिक्स कर दी, वो स्कूल में लिखा दी गई, वो चलती रही। तो मेरा बचपन अपनी नानी मामा के पास रहा। बाद में स्कूल एजुकेशन मैंने अपने होम टाउन जावद, जो पहले मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में था, नीमच में है, और वो राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है। गांव के बाहर राजस्थान शुरू हो जाता है, गांव के अंदर ऐसा बॉर्डर है।
बट कल्चरली, सोशली, सामाजिक तौर से और सांस्कृतिक तौर से हमारे पेरेंट्स जो फादर्स है, पुराने जो पीढ़ी के लोग हैं, वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के थे, तो वहाँ से माइग्रेट हुए और फिर यहाँ बॉर्डर पर आके प्रवास उनका हो गया। तो इसलिए हमारा एसोसिएशन, और मैं तो जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इतनी जगह रहा हूँ तो मुझे सारी कंट्री, देश विदेश सब अपना जैसे ही लगता है। और जहाँ जाता हूँ, जैसे आपने बनारस की बात है, बनारस भी मुझे अपना ही लगता था। तो मेरे को नेचर से ऐसा है कि मुझे न खाने पीने का ऐसा महसूस होता नहीं। तो मैं स्कूलिंग के बाद में राजस्थान में उदयपुर में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया। तो मेरे को जैसे साइंस में इंटरेस्ट था, और लेकिन मैं जब अपने स्कूलिंग पास किया तो कुछ इस तरह का बीमारी, फीवर आया, उसमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया, तो उससे मेरी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत हो गया और मेरे को 1 साल ड्रॉप भी गया। तो मेरे पिताजी वो बिजनेसमैन तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम पढ़ाई करें चाहे जो भी बिजनेस करें। तो उनका दबाव मुझे बराबर था। तो हमारे एक बहनोई थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप साइंस छोड़ के आर्ट्स लीजिए तो पढ़ाई करने में भी आसान है और दिमाग में वजन नहीं रहेगा। तो इस आधार पर मैंने वो अंडर ग्रेजुएट में जो था, तो सोशल साइंसेस सब्जेक्ट लिए, जिसमें इकोनॉमिक्स थी, सोशोलॉजी रही और संस्कृत रही। जब वो ठीक से पास आउट हो गया तो फिर प्रेशर रहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो मुझे वही फिर दबाव पड़ा कि नहीं नहीं, सब सिंपल सब्जेक्ट लो। तो सोशोलॉजी बहुत सिंपल है, सबके विचार है कि जाति है, रिश्तेदारी है, शादी है, ब्याह है, इस तरह की इस अध्ययन किए जाते हैं और ऐसी पढ़ाई होती है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे बहनोई थे, वो लॉ कर रहे थे उस समय और उन्होंने सोशोलॉजी पढ़ी हुई थी। तो उसलिए उनका मेरे पास ये सुझाव आया, तो मैंने कहा चलो, कोई अल्टरनेटिव दिमाग में था नहीं कि भाई ऐसा कर ले। जबकि हमारे, मैंने कहा था, मुझे संस्कृत के कोई टीचर थे, तो वो बड़े प्रेम से पढ़ाते थे, रसिक तरह से, रघुवंश, कालिदास, मेघदूत ऐसे पढ़ाते थे, तो उसमें एंजॉय होता था। क्योंकि पढ़ाने में रिदम होना ना, सब्जेक्ट में बोरियत नहीं होती तो आपको अच्छी लगती है। तो लेकिन उन्होंने, उनका दबाव था, नहीं नहीं, संस्कृत के बजाय सोशियोलॉजी का स्कोप भी रहेगा, आप आगे कुछ करना चाहोगे, नहीं करोगे तो अभी समाज की अंडरस्टैंडिंग तो होगी। क्योंकि सोशियोलॉजी क्या होता है कि समाज, सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल लाइफ में समाज के अध्ययन। आप जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें, एम्प्लॉयमेंट करें या किसी नौकरी पे जाए, लेकिन यदि आप समाज शास्त्र को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो समाज के एक अच्छे व्यक्ति अच्छा जीवन यापन करने में भी एक सहायता मिलती है। तो एक ये इशू बहुत बड़ा था। तो उन्होंने मेरे को, उनका नज़रिया यही था कि कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी समाज की, तो ये सब्जेक्ट पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उसके अनुसार लिया। बाद में मैंने जब एमए किया, जब मैंने कहा पढ़ना ही है तो थोड़ा सीरियस ही पढ़ा। मेहनत किया तो फर्स्ट रैंक भी आ गई यूनिवर्सिटी में। और पहले साल तो पहले 2 सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर मेरी रैंक चली गई थी, वो ऑप्शनल कोर्सेज की वजह से हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे को सेकंड रैंक मिला। वहाँ उदयपुर में टीचर हमारे बहुत अच्छे थे। उस ज़माने में ओपी शर्मा थे, एक समय के लिए केएल शर्मा अहमदाबाद से ट्रांसफ़र होके आए थे, एसएल जोशी हुए थे, उदय पारिक थे, और 2 हमारे थे, एक गुप्ता थे जो, और भाटिया थे, ये तो विदेश चले गए। लेकिन टीचिंग बड़े सीरियसली क्वालिटेटिव टीचिंग थी, तो हमारा और दूसरा एडवांटेज वहाँ क्या था कि वहाँ पर एक ट्राइबल रिसर्च की लाइब्रेरी थी। वो उस समय इंडिया में सोशियोलॉजी की नंबर 1 थी। जो भी वहाँ अच्छे जर्नल आते थे, तो वहाँ लाइब्रेरी में एक उस इंस्टीट्यूट में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उस ज़माने में उदयपुर यूनिवर्सिटी नई-नई बनी थी, तो कैंपस की में कोई डेवलप नहीं हुआ था, तो एक वहाँ एमबी कॉलेज था, उसमें सोशियोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करी। तो मॉर्निंग में होती थी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे शुरू होते, 10:30 10:30 बजे फ्री हो जाते, सारे दिन खाली रहना। तो वो मेरा एक दोस्त था, तो वो, हम लोग किताबें नहीं खरीदते, वो कहता सब किताबें यहाँ हैं, तो वो इंग्लिश वाली किताबें देते थे। हमारा मीडियम तो हिंदी था, लेकिन हम बुक्स को पढ़ते थे, और वो पढ़ के शाम को हम एक टक शॉप पे बैठते। तो वो जब आते थे, तो वो 2-3 जो जॉब करने वाले होते थे ना, तो वो आते, तो मैं उनको दिन में पढ़ाता तो वो बोल देते थे।
और वो क्या करते, शॉर्ट हैंड में लिखते थे और दूसरे दिन 5-5 6-6 कॉपी बना लाते थे और हम वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो उससे क्या है, लड़के लड़कियां लड़कियां भी बहुत खुश होती थी और नई नई तरह की कैंटीन में ले जाती खिलाती, क्योंकि रेडीमेड मटेरियल खरीदना नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि सबकी जो मार्किंग है ना, वो एक ग्रेडिंग की तरह आने लगी। जैसे 55-60 के बीच में आता है, ऐसे कुछ आते, तो वो एक एक बड़ा, और सारी क्लास में मतलब एक तरह का एकेडमिक ओरिएंटेशन बदला। उसमें वहाँ कुछ एलीट बच्चे थे, 2-3 जो टॉपर भी थे, और वो मेरे को नाराज़गी भी दिखाते थे कि नागला तुम ये क्या करते हो, ये सब गड़बड़ कर रहे हो सबको। मैंने कहा जी, पढ़ाई किसी को देने से अपनी घटती नहीं है, और किसी का फ़ायदा हो तो हमें क्या नुकसान है। तो हमारा ये आइडिया था, और उसमें क्या है कि सारी जगह में हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता था, तो हम अच्छी पढ़ाई भी कर रहे थे। और उसका नतीजा हुआ कि मैं जेएनयू में आया तो मुझे सब्जेक्ट की कमी नहीं थी। लैंग्वेज का हो सकता है, मैं आर्टिकुलेशन मेरे को वो नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड वो नहीं था। लेकिन मेरे क्लास में जेएनयू में गांधी थे, जयेश गांधी, जो हमसे काफ़ी सीनियर थे। तो मुझे कहते थे, नागला मुझसे हमसे तुमसे तुम्हारा को सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, बस तुम्हें दिमाग में ये है कि तुम अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाओगे, तो ऐसा ऐसा नहीं है कुछ, तुम अपने मन से निकाल दो। मतलब इस तरह की बातें होती थी मेरी क्लास में। बच्चे, हम लोग सारे स्टूडेंट में काफ़ी मतलब अच्छा अफेक्शन था, तो एक दूसरे की तारीफ करते थे, मतलब किस तरह की होती। तो मैं जब फाइनल हो गया, तो जब मैंने सोचा कि वहाँ एक स्कॉलरशिप थी तो पीएचडी के लिए, लेकिन मेरी रैंक सेकंड थी, तो मैंने सोचा फिर कहीं और जगह जाना पड़ेगा, और मेरे दिमाग में आ गया कि अब पीएचडी तो करनी ही है। तो फिर मैंने 2 जगह अप्लाई किया। तो एक जो जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंघी साहब ने कहा था, अरे यहाँ भी आ जाना और यहाँ तो मिल ही जाए। तो फिर जेएनयू में मैंने अप्लाई किया, तो जेएनयू में मेरा हो गया था। वहाँ जाने के पीछे क्या है कि मैंने कहा, जो मेरे क्लास में थे, जो मेरी शॉर्ट हैंड लिखते थे, वो दोषी जी के भी ड्राफ्ट ड्राफ्ट तैयार टाइप वाइप करते थे, तो दोषी जी के बड़े क्लोज थे। तो उन्होंने मुझे दोषी जी से जाके इंट्रोड्यूस कराया। दोषी जी ने कहा कि नागला वहाँ जाना चाह रहा है, वो फॉर्म वार्म भरे। तो उन्होंने कहा तुम जेएनयू में जाना, और शर्मा जी हमारे क्लोज हैं, और मैं शर्मा जी को बोल दूंगा, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन, बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, तो इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ गया तो शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी को डॉक्टर सिंह ये तो हिंदी बेल्ट वालों के लिए बड़ा सॉफ्ट थे, तो उनको लगता था कहीं यहाँ आएंगे और चले जाएंगे। तो उन दिनों एक आध बच्चा ऐसा भी आया था स्टूडेंट, जो टॉपर भी था किसी जगह का, और वो कहता मैं 2 दिन बाद कहता मैं तो जाता हूँ वापस। तो ऐसी उनको एटमॉस्फेयर था। तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी को कहा योगेंद्र सिंह ने कि नागला तो तुम्हारे उधर से आया है और तुम इसको ध्यान रखो। तो शर्मा जी उस दिनों अकेले रहे थे और यंग थे हम, और मेरे से वो 5-6 साल बड़े हैं, ज़्यादा था नहीं। वो टीचर लेक्चरर लगे और मैं पीएचडी कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम कुछ दिन मेरे पास ही रहो। तो हाँ, उन्होंने एक सफदरजंग में मकान लिया था। 6 महीने बाद उनको भी कैंपस में मिल गया था, लेकिन जब तक मकान लिया तो, और उनकी वाइफ के वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी, वो अपने गांव में रह रही थी, तो वो दिसंबर तक आते थे। तो हम उनके साथ रहे, काफ़ी एंजॉय किया। वो मुझे सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे, इस बहाने इस पर सोशोलॉजी बताते रहते थे। और वो मैं खाना वाना बनाना आता था, तो वही खाना बनाते थे, मैं बर्तन वर्तन धो लेता था। लेकिन ज़्यादातर हम ऐसे काम कम ही करने पड़ते, हम ज़्यादा ही आउटिंग में कहीं रेस्टोरेंट में खाते, और लंच तो हमारा वहीं होता था। ब्रेकफास्ट सिंपल में दूध ब्रेड केला वगैरह लिया, खा लिया, तो एंजॉय करते थे। और फिर क्लास के लिए जाते थे, तो क्लास में हमारी वो सोशोलॉजी जो स्टार्ट हुई थी, मतलब जेएनयू स्टार्ट हुआ था 71 में, और 72 में एमए की टीचिंग होने लगी, और हम 72 में ज्वाइन किया था। तो हमारा जो बेस था, उन्होंने पहले साल तो उन्होंने हमारे पे एक्सपेरिमेंट बहुत किए, तरह तरह के टेस्ट लेना, ये करना वो करना। उमन साहब भी करते थे, मेथोडोलॉजी पढ़ाते थे, उसका एग्जाम ले रहे। तो उसका मजे क्या हुआ कि जो हमारे कई एलिटिस्ट थे ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी इधर उधर आए, वो सब भाग खड़े हुए, और हम 15 थे, और 15 बच्चे हमारे सोशल साइंस के, साइंस पॉलिसी के भी हमारे साथ मेथोडोलॉजी का अटेंड करते थे। तो वो तो चलो सब्जेक्ट के अलग थे, एक कोर्स के लिए आते थे। बाकी हमारे में से तो हम 5 रह गए थे, और 5 में एक जयेश गांधी थे, वो योगेंद्र सिंह के फैन थे, और योगेंद्र सिंह के साथ पीएचडी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेएनयू में अप्लाई किया था डायरेक्ट पीएचडी के लिए। लेकिन उनको योगेंद्र सिंह ने कहा नहीं, कोर्स तो करना ही पड़ेगा। वो परेशानी में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कोर्स के बाद में। तो
वो हमारे क्लास में तो एक और आनंद कुमार थे, बीएचयू से आए थे, वो तो आर्टिकुलेटिव भी है, नेता भी रहे और ऑल इन वन है, और आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। और एक मुकुल दुबे थे, वो दुबे जी के तो उनकी मदर आती थी लीला दुबे, तो कई तरह की चीज़ें हमारे लाती थी, सब खाते थे। और वो दोनों, एक जगन्नाथ पाठी थे और मुकुल दुबे, दोनों सागर से आए थे। और दुबे जी से वो प्रभावित हुआ, अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस वाले मुकुल थे। और बाद में ये दोनों, मुकुल और आनंद कुमार, तो विदेश चले गए पीएचडी करने के लिए, कल्चरल एक्शन प्रोग्राम आया। हम लोगों को दिल जेएनयू विदेश लगता था, तो इतनी हिम्मत कभी हुई नहीं। ये लोग बाहर जाके पीएचडी किया। आनंद कुमार तो डिसिप्लिन में भी रहे, पॉलिटिक्स में भी रहे, और मुकुल दुबे तो बाद में वो टीचिंग वगैरह में रहे नहीं, और इंडिपेंडेंट राइटिंग वर्क रखा, अब रहे नहीं वो। हमारे साथ वालों में 3 चले गए, मुकुल नहीं रहे, गांधी साहब नहीं रहे, और गांधी साहब को कई लैंग्वेज भी आती थी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और वो अच्छे इस तरह के कविताएं पाठ भी कर लेते थे। तो ग्रुप बहुत अच्छा था, वी एंजॉय टुगेदर आल्सो। टीचिंग के मामले में ये था कि जो जेएनयू में टीचिंग ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टीचिंग से डिफरेंट थी, इंटरेक्टिव टीचिंग थी, और स्टूडेंट टीचर देर वन, बल्कि हमारे पास हमारी क्लास में एक टीचर नहीं, 2-2 टीचर, हम 5 स्टूडेंट थे और 2 टीचर बैठते थे। केवल योगेंद्र सिंह और उमन की क्लास इंडिपेंडेंट होती थी, बाकी केएल शर्मा, मेनूगोपाल और भारतम मुखर्जी और पानी, ऐसे मतलब 2-2 का टीचर आते थे। और उसमें कोई अंतर नहीं होता ना, टीचर स्टूडेंट तैयारी से जाता था, टॉपिक पर जो भी टॉपिक होता था तैयारी से जाता, लाइब्रेरी वर्क करता, तो मेनी टाइम्स आप उनसे भी ज़्यादा, तो इसलिए इंटरेक्टिव डिस्कशन होता था, कन्वर्स डिस्कोर्स होता था, तो इस तरह की मेथड होते थे। और तो ये सेमिनार्स देने होते थे, टर्म पेपर लिखने होते थे, सब उस तरह का मेथड डिफरेंट था, लेकिन वी एंजॉय टुगेदर टीचिंग और रिसर्च में। फिर जेएनयू एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी हो तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए। आज जेएनयू की हालत भी पुरानी जैसी हो गई, वो बात एक अलग है, लेकिन जेएनयू में जो जो एटमॉस्फेयर है उस समय था, उस समय कोई पॉलिटिशियन भी अंदर नहीं आता था, और किसी का केवल एकेडमिक ओरिएंटेशन होता। तो इस तरह की टीचिंग, फ्री एटमॉस्फेयर था, लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होती थी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, और गरीब अमीर सब बराबर थे। आइडियोलॉजिकली वहाँ मार्क्सिस्ट डोमिनेटेड थे, नॉन मार्क्सिस्ट थे, लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो इस तरह का, और कोई रैगिंग नहीं होता था कभी, कोई इस तरह के, हमेशा डिस्कशन है। रात में आप जेएनयू में घूमेंगे तो वो रात की नगरी दिखती है, कि लोग कौन, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, ढाबे पे बैठ रहा है, नेशनल इंटरनेशनल इशू पे डिस्कशन हो रहे हैं। तो आदमी का ओवरऑल, और आज कई लोग जेएनयू खिलाफ है, लेकिन आप देखिए हमारे जयशंकर है, सीतारामन है, सब जेएनयू प्रोडक्ट है। दुनिया में किसी फील्ड में भी देखिए तो जेएनयू रिप्रेजेंट करता है। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, मुझे 10-20 आदमी जेएनयू के मिल जाते हैं, और वो उनका जैसे आईएएस की लॉबी होती है ना, ऐसे हमारे जेएनयू का एसोसिएशन इट इज एवरीवेयर। और जिसको पता लग जाता है, मैं पेरिस गया, 15 लोग आ गए, और कहा अगला यहाँ एंजॉय करेंगे, कॉफी मिलते पीते डेर आता है, तो जेएनयू एज ए गिवन ए डिफरेंट, और उसका कैनवास बढ़ जाता है, आदमी का होराइजन बढ़ जाता है थिंकिंग का। तो इस तरह की टीचिंग और रिसर्च वर्ल्ड में होनी, मतलब अपनी कंट्री में ज़रूरत है। नहीं, आज की स्थिति में हम कितना ही लोग कहते हैं, तारीफें भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन एजुकेशन का हालत बहुत बुरा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए हम सोशोलॉजिस्ट को, हमारी चैलेंजेस है, हमें इस तरह की लाइक पेपर में, हमारे एसोसिएशन लेवल पर डिस्कोर्स हैं, डायलॉग हैं, और लोगों को प्रभावित करें कि किस तरह की एजुकेशन इज मस्ट। आप देखिए, मैं अभी कनाडा में था, वहाँ एजुकेशन हेल्थ इज फॉर ऑल, और उस पर किसी का कोई पैसा है, स्कूल प्राइवेट स्कूल ही नहीं है, नहीं के बराबर मतलब, और तो फ्री पढ़ रहा है, और कोई रिजर्वेशन का नारा नहीं, सभी इक्वल है, सबको फैसिलिटी है, तो किस तरह का रिजर्वेशन, वो भी नहीं है। हेल्थ में आदमी जब बीमार हो जाता है, तो उसको, आदमी यदि एडमिट हो जाए तो उसको घर से ले जाएंगे, हॉस्पिटल में कारखाने की तरह इलाज हो जाता है। आदमी जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, हम कारखाने में डालेंगे और ठीक करके दे देता है, ऐसे आदमी को एडमिट करते हैं, अटेंडेंट भी नहीं चाहिए। तो एजुकेशन हेल्थ जहाँ डेवलप हो जाएगी तो वो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा।
और ये 50 तरीके जो हमें जो करने पड़ते हैं, तो हमें जेएनयू जैसी, अब जेएनयू से है तो अब कई जेएनयू पैदा करनी चाहिए, तब कंट्री अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन का वो ओरिएंटेशन नहीं रहे, और हमारे जो स्कॉलर हैं, जो हमारे आज के सोशोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी जो भी है, उनका भी से नहीं है। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस उन पर, उनसे डोमिनेट होने लगे रादर देन उनको डोमिनेट करने। जब इंडिपेंडेंस के बाद में जब था तो स्कॉलरशिप की बहुत वैल्यू थी। और जैसे हमारे यहाँ पार्था सारथी वाइस चांसलर थे, तो एक बार हड़ताल हो गई, तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा मैं आपको पुलिस भेजती हूँ। उन्होंने कहा ये आपका रिजीम नहीं है, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। तो पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस नहीं था। आज हम क्या करते हैं, हमारा सेमिनार भी करते हैं तो कोई मिनिस्टर को बुलाएंगे, कभी ब्यूरोक्रेट को बुलाएंगे, तो आपका एकेडमिक पीछे चला गया, और रियल जो एकेडमिक डिस्कशन होता है वो नहीं हो पाता। वी नीड सच टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, आई मीन टू से दिस इज मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पीएचडी कर रहा था, तो उस दरमियान में 2-3 साल मैंने अपना काम कर लिया, फील्ड वर्क सा कर लिया, तो मैंने कहा जॉब की भी ट्राई करते हैं। तो बीच में मेरे को बड़ौदा जॉब लग गया MS यूनिवर्सिटी में। वहाँ उस समय कैसी पंचनादिकर थे, उनकी वाइफ थी जालू पंचनादिकर, PJ पटेल थे, एक भारती बहन थी, अगता कृष्णन, और ऐसे कोई लोग थे। अच्छा डिपार्टमेंट था। ठीक, इस वहाँ मैं काफ़ी समय में, मेरे 2 लाइफ में जल्दी ड्रॉबैक हुई कि मैं जल्दी छोड़ा हुआ। आपका एक तो बनारस से भाग आया छोड़ कर, वो तो मैं रिटायरमेंट के बाद था, लेकिन ये तो मैं लाइफ की स्टार्ट थी। उसको भी मैंने कहा कि पीएचडी कर रहा था, तो मेरे सुपरवाइजर थे पार्थो मुखर्जी, वो कलकत्ता चले गए, तो मेरे को सोचा अरे अपन क्राइसिस में आ जाएंगे, पहले पीएचडी करें, जॉब तो फिर ले लेंगे। तो मैंने रिजाइन किया। तो पंचनाधिकर ने मुझे कहा, नागला तुमने कोई तकलीफ नहीं देखी इसलिए रिजाइन करते, मैं ड्रॉअर में तुम्हारा रिजाइनेशन डालता हूँ, तुम 6 महीने तक भी विचार कर लो, बदल लोगे तो आ जाना, बड़ौदा जैसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर से पास, उदयपुर पास, ये पास, उन्होंने बताया। लेकिन और पटेल थे, अच्छे दोस्त भी बन गए थे, लेकिन फिर भी मैं छोड़ आया। यहाँ आकर के मुझे साइमल्टेनियसली एक तो जॉब मिल जाता ना आसानी से, तो उसका भी कोई पता नहीं लगता था। तो मैं आया तो एक यूपीएससी का वो था, तो उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस में से अप्लाई किया। तो वो लोगों के लिए डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे कैजुअल में कोई इतना सीरियस नहीं था, सिलेक्शन हो गया। और के एस शुक्ला एक हुआ करते थे, वो सोशोलॉजी के बड़े खुश होते थे। और हम, लेकिन मैं वहाँ गया तो क्या है, वहाँ क्लास में या तो हम लेक्चर देते थे या लेक्चर ऑर्गेनाइज करते थे। तो और क्यों कैंपस लाइफ का जो एंजॉय था ना, मुझे वो लगा नहीं। और मैंने कहा ऐसा होता तो आईपीएस बनते क्यों इस तरीके से। तो उनकी बहुत फैसिलिटी थी, मैं उनका मकान, उनकी गाड़ी घोड़े न लेकर के, मैंने कहा नहीं। और मैंने कुछ ही दिनों में उसको रिजर्वेशन दिया और कहा मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मुझे फील्ड वर्क करना है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो एक डायरेक्टर थे रॉय राय करके, तो उनको समझाया और किसी तरह मैं वहाँ से रिजाइन करके फिर वापस ज्वाइन किया। मैं शर्मा जी का पहला स्टूडेंट था। शर्मा जी को लगता है कि हमारी पीएचडी कमजोर ना हो जाए स्टूडेंट की, उन्होंने फील्ड वर्क किया, उनको वापस फील्ड पे भेज दिया। मैं 1 साल फिर फील्ड वर्क किया, फिर रिवाइड किया। हमारे उस समय में बहुत सीरियस, उस समय काफ़ी प्रेशर भी था। इवन गांधी एक बार वो फील्ड वर्क करके आए, तो योगेंद्र सिंह ने उनको कहा कि गांधी साहब आप तो सीनियर आदमी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा फील्ड वर्क पे जाओ। तो वो फिर गए, तो जाने के पहले वो उनको ये लगा पड़ा, वो बोले क्या थोड़ा, वेल प्रोफेसर सिंह, टुडे यू आर ऑन दिस साइड एंड दैट साइड एंड आई एम दिस साइड, सो आप जो कहते हैं करूँगा मैं, हैं। तो उनको कह तो दिया, लेकिन बहुत हार्ट हुआ कि मैंने अपने टीचर को क्या कह दिया। तो वो बीमार हो गए। तो बीमार हो गए, तो एक दिन हम कनॉट फील्ड पे योगेंद्र सिंह हम दोनों किसी मार्ग गए थे, तो मैंने कहा गांधी साहब को आपने क्या कह दिया, वो बुखार पड़ रहे हैं, तो आप उनके अपने यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। तो हम गांधी साहब के यहाँ पहुँचे। गांधी साहब ने योगेंद्र सिंह को देख करके उनका बुखार गायब हो गया। उन्होंने कहा नहीं मैं कल फील्ड वर्क पे जाऊँगा। और उन्होंने हमें चाय पकौड़ा वकौड़ा खिलाया। कहने का मतलब कि वहाँ सोशल रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट में डॉट रिलेशन बहुत अच्छा था, और एक दूसरे को शेयर करते थे। हम रात में हम खाना वाना खा लेते, रात में डिस्कशन के लिए। मैं पार्थो मुखर्जी थे, एक उनके पास, उनके भाई भी वहाँ SIS में प्रोफेसर थे, तो उनके 2 मकान थे, एक मकान को पढ़ने पढ़ाने के लिए रख रखा था। हम डिस्कशन कर रहे वहाँ जाते थे। तो ब्रेकफास्ट का डिनर के बाद अपने उन पास जाते, उनकी वाइफ होती थी, वह रसगुल्ला खिलाती, चाय पे
पार्थो साहब आपको उलझाए रखेंगे, तब तक थोड़ा मीठा खा के जाओ। तो मैंने कहा फैमिली रिले मतलब टीचर, हमारे जितने टीचर थे सबसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन होते थे और डिस्कशन होते थे। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था, काम में कोई नहीं है, गड़बड़ हुआ तो लिख देंगे फिर से करो, लेकिन उसका ये नहीं था। कोई एग्जाम भी देते, कॉपी हुई तो आप जांच करके आपकी कॉपी आपके सामने दे देंगे कि आप बताए वो आपके कम मिला कि ज़्यादा मिला। कितना मतलब ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आप अपनी चीज़ को अपने मिरर की तरह देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जेएनयू जैसी इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है। फिर बाद में मैंने जब पीएचडी कर लिया, बाद में पीएचडी के बाद घर की एक समस्या थी, बार बार कहते थे शादी करो, दूसरे भाइयों की कर दी, अभी तुम्हारी है। तो हमने पिताजी को कहा पीएचडी कर ली, तो उन्होंने कहा शादी। तो उन्होंने, जब लड़कियां तो देखते रहते हैं, तो एक मधु, जो आप वो शादी के बाद पढ़ाई किया उससे सब। वो बीए करके आई थी, राजस्थान से, फर्स्ट क्लास थी, 5-10 साल बाद में पढ़ाई किया। तो जय रोहतक में उसने एमए किया और फिर एमफिल किया चंडीगढ़ में, और पीएचडी जेएनयू में किया योगेंद्र सिंह के साथ। तो शी हैज बिन डूइंग, तो काफ़ी। लेकिन वो भी क्या है कि उसका भी कोई एक्सीडेंटल है। वो सोशोलॉजी में कोई पढ़ना नहीं चाहती थी वो, तो हम रोहतक जॉब लगे तो 2-4 दिन वो घर पे रही, और वो नई जगह थी तो उसका मन लगा, तो उन्होंने कहता है कि मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ। जुलाई का महीना था, एडमिशन चल रहे थे, तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, सोशोलॉजी लो, चलो ना चलो, किताबें अपने घर में हैं, जाएंगे साथ आएंगे साथ, एक एसोसिएशन का। पढ़ाई का वो दृष्टिकोण होता नहीं था, लेकिन शिवाजी स्टूडियोज पढ़ने में मेहनती थी, तो फर्स्ट फर्स्ट रैंक आई इसकी यूनिवर्सिटी में। फिर चंडीगढ़ में फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट मिला। फिर जेएनयू में अप्लाई किया, तो फिर यहाँ पर उसको योगेंद्र सिंह के साथ पीएचडी किया। तो हम लोगों ने फिर, मेरी पूरी लाइफ टीचिंग और रिसर्च में मुझे बहुत एस्पिरेशन कभी रही नहीं। तो मैं रोहतक में ही पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, एंजॉय किया। और रिटायरमेंट हुआ तो मैं आपके यहाँ कुछ दिन आया, और उसको भी फिर मैं जॉब नहीं चाहता था। मेरी क्या, वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव की वो ललक नहीं थी, एंजाइटी नहीं थी पढ़ने, और अपने स्कॉलरशिप की भी नहीं है। मैं अपनी मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं मर्टन पार्सन्स हूँ, नागला नागला रहे तो ठीक है, इस तरह की टेंडेंसी वाला आदमी हूँ। तो आज भी कोई ऐसी मेरे को लालसा नहीं है कि ये चीज़ें हो, या कॉन्फिडेंट नहीं है, या कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे को इच्छा नहीं होती। तो मैं उसी तरह से चलता हूँ, तो लिखता पढ़ता हूँ। और मुझे थोड़ा यही शौक है कि देश विदेश कहीं जाऊँ, मिलूँ मिलाऊँ, और जो भी चीज़ नई किताब मिले उसको पढ़ लूँ, देख लूँ। तो मैं जैसे कनाडा रहता हूँ, वहाँ पे भी कभी हीरा सिंह मिल गए, कभी लेले मिल गए, यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ, लाइब्रेरी देखता हूँ। तो मेरा वो ओरिएंटेशन वो है, लेकिन माय कमिटमेंट इज़ देयर। तो प्रोफेशन को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ मैं, इसी तरह। और मैंने, वो आपने कहा जर्नल की बात की, तो मैं जर्नल में उसी तरह, और जर्नल का स्ट्रक्चर भी हमने बदला। कि हमने वो नहीं किया था खाली कि वो आर्टिकल और बुक रिव्यू, हमने उसमें कॉन्टेक्चुअल इशू निकाले, सोशल इशू किए। आज जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमने उसमें इंटरव्यू का सेक्शन लिया, पुराने सब लोग इंटरव्यू किए, है ना। तो हमने एक उसका एक नया स्वरूप दिया उसको। तो और उस जर्नल को, और कोशिश किया उसको यूजीसी से वो पीयर रिव्यू का लिए करवाया, सेज से भी करवाया, सबसे कला करके हमने अपना पूरा होने के बाद कहा कि आप संभाल लिए, इनको चलाइए। और विवेक को, अरे कहा विवेक जेएनयू में है, ये भी हिंदी और महापंडित है। हम क्या है कि कोई किसी कास्ट को हो जो पढ़ता पढ़ाता उसको पंडित ही मानते हैं, बिल्कुल तो हमारा तो उसको दिया, इसके अनुसार हम रहा। तो मेरा सिंपल और एकेडमिक हर जगह अपने अपने एक्सपीरियंस रहे, उदयपुर के रहे, या जेएनयू के रहे, इवन बड़ौदा। तो आई एंजॉय एक्सपीरियंस बट आई गॉट, हम हमेशा हर जगह अच्छे लोग मिले, टीचर अच्छे थे, स्टूडेंट भी अच्छे मिले। तो हमेशा एक दिल खुश करने वाली बात रही। तो जी, थैंक यू सर। आपने जितनी भी आपने बारे में बात की है अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में, एक इनफॉर्मल तरीके से बात की आपने, लेकिन ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन जो है, ये पैक्ड विद सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स है। और अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो बहुत सी चीजें आपके इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन से निकल कर आती हैं, जिस पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। और आज के दिन में सर, जैसे हम जानते हैं सोशियोलॉजी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं भारत में। और करंट स्टेट अगर हम कहें, वर्तमान स्थिति समाज शास्त्र की आपको कैसे दिखाई देती है?
100 साल की जर्नी इसकी कैसी रही और कैसे सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में आगे बढ़ा है भारत में। सर, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस समय की स्थिति को जान करके री इन्वेंटिंग सोशोलॉजी की सीरीज में इंटरव्यू स्टार्ट किए और मुझे भी मौका दिया, तो मैं मुझे भी खुशी है और ये समय भी है इस तरह की चर्चा करने का। 100 साल भी हो गए हैं और मैं इंडियन सोशोलॉजी पर कुछ सालों से मैं उसी पर सोचता हूँ, लिखता हूँ भी हूँ। मैंने किताब भी लिखी इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट, तो उससे रिलेटेड अभी मैंने योगेंद्र सिंह के ऑनर में कुछ वॉल्यूम तैयार किए, तो उसमें भी एक वॉल्यूम जो स्प्रिंगर से हुआ था इंडियन सोशोलॉजी पर तैयार किया है। और दूसरा हमने अभी और काम किया, जो 2 वॉल्यूम हमने और तैयार किए, जो भी एक सोशोलॉजी इन इंडिया हिस्ट्री इन रीजन्स और दूसरा है सोशल इंडिया जिसमें थीम्स एंड थ्योरीज। ये 2 वॉल्यूम हमने तैयार किए, जिसमें आपने अभी तक क्या हुआ कि हमारी जो एनालिसिस आती थी वो इंडिपेंडेंट आर्टिकल जर्नल आता, जैसे 72 में सबसे पहले श्रीनिवास पानी ने लिखा है, बाद में सबने सुजाता पटेल और तक और अभी बावस्कर और सबने रिव्यू तो किए हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर कंट्री का नहीं। तो मैंने उसके लिए कोशिश की, तो कंट्री के सारी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के सोशोलॉजी के का कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो उस पर उनके कंट्रीब्यूशन पर एक एक चैप्टर हर स्टेट का तैयार किया और उसका एक वॉल्यूम तैयार हुआ। वो अभी रावत पब्लिश कर रहे हैं, हो सकता है आपके कॉन्फ्रेंस तक तैयार हो जाए। तो 2 वॉल्यूम हमने तैयार किए, कई साल से चल रहा था और 5-7 साल से, तो धीरे धीरे शायद अब इस बार कंप्लीट हुआ। क्या है कि किसी को दे देते तो वो फिर पीछे खिसक जाता, कोई डिले हो जाता है, तो लेकिन हमने अलग अलग और जो बड़े बड़े स्कूल थे उनके तो इंडिपेंडेंट राइटिंग करी, जैसे बॉम्बे स्कूल रहा या दिल्ली रहा, जेएनयू रहा, तो इनके हैं और उनके कंट्रीब्यूटर सब अच्छे हैं, उनको मैंने असाइन किया था। जैसे तुलसी पटेल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिखा है, बॉम्बे का जगन उसने जोगदंड ने किया है, तो हमने हर स्टेट के ऐसे लिए है, यूपी का जैसे साउथ से लिखवाया है। तो एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका 100 ईयर्स हुआ है ना, तो एक तरीका ये भी काम किया है। बिसाइड अब के लेक्चर के मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बात कर रहा था। समाजशास्त्र की बात करने के लिए जब 100 ईयर्स की बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की और पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशोलॉजी का कैसे इमरजेंस हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे विकास हो रहा है इन 100 साल के अंदर। क्या हमारे सिद्धांत रहे, किस तरह की शिक्षा रही, किस तरह की पढ़ाई की जाती है, किस तरह की अनुसंधान किए जा रहे हैं, तो इसको हम का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। समाजशास्त्र का देखिए कि मैंने कहा कि 20th सेंचुरी तक समाजशास्त्र को क्यों एक तरह की कोई इम्पोर्टेंस या महत्व नहीं थी, लेकिन कोशिश थी कि अलग अलग उपागम, अलग अलग सैद्धांतिक, अलग अलग एरिया के बारे में कई हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स ने सोशोलॉजिकल अध्ययन किए। हमारे यहाँ समाजशास्त्र की सबसे पहले बात की जाती है तो अगस्त काम का नाम लेते हैं, और वो शायद 1838 या ऐसा समथिंग 1800, लेकिन उससे भी पहले मैं बात कर रहा था तो एक इबू खालदिन जो हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने जो सोशल डायनामिक्स जो है सामाजिक गतिशीलता की और सोशल सॉलिडिटी की जो दुर्खाइम ने जिस तरह की बातें की है, उसको उन्होंने 13th सेंचुरी में इबू खालदिन ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण किया। तो हमें वहाँ से भी देख सकते, इबू खालदिन को माना जाता है और आज की तारीख में हम लोग ट्रेस भी करते हैं। तो ये पुराने लोगों में, इंडिया में हम देखते हैं तो उस समय में सबसे पहले हम वो श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेते हैं, जो फ्रीडम फाइटर थे। उनको यहाँ से देश निकाला मिल गया था तो वो इंग्लैंड जाकर रहे, इंडिया हाउस को बनाया था और वहाँ पर ऐसे लोग इकट्ठे होते थे, डिस्कस करते। तो हम उनको अपना क्यों है कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम से जर्नल निकाला, तो जर्नल था। और फिर उस समय इसकी
जो थीम्स और इशू जो होते थे, उन इशू पर चर्चाएं करते थे। उनके और उनके लिखावट उनमें आर्टिकल जो उनके लेख आते थे, वो उनके जर्नल में आते थे। और वो फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। स्वतंत्र आंदोलन की वजह से उनको जगह जगह छोड़ना पड़ता था। तो वो इंडिया से माइग्रेट हुए, तो वहाँ इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से उनको छोड़ना पड़ा तो पेरिस गए, पेरिस से फिर वो वियना में डेथ हुई और उनकी जो अस्थियाँ वहाँ रखी रही। और उनमें ये कंडीशन रखी थी कि 100 साल तक ये वहाँ रहेगी और जब कोई इंडियन कोई आएगा और तब उनको, तो उस समय ब्रिटिशर्स का राज था तो वो इसलिए वहाँ रख लिया था। बाद में वो अस्थियाँ यहाँ लाई गई और यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, जिन्होंने उनके गुजरात, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा गुजरात के ही थे, तो उनके नाम से मोनूमेंट बनाया और एक उनके नाम की यूनिवर्सिटी भी चालू की श्याम जी कृष्ण वर्मा से। तो इसलिए मैं शुरुआती तौर में हम ट्रेस करते हैं बुखारुद्दीन और तो हम श्याम जी कृष्ण वर्मा को भी याद करते हैं। समाजशास्त्र का जहाँ तक संबंध है, समाज का अध्ययन करते हैं, ब्रॉडली हम कहते हैं विकास कैसे हो, क्या हो, राजनीतिक तौर पर से, है ना, नैतिक तौर से या आर्थिक तौर से किस तरह के विकास हो, धर्म कानून कैसे हो, इन सब की चर्चाएं समाजशास्त्र में हम करते हैं और पढ़ाई भी उसी से संबंधित तौर से की जाती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे दो बड़ी घटनाएं घटी जिसका परिणाम समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए मानते हैं, उदय का मानते हैं। एक तो फ्रांस की क्रांति हुई, जो उस समय का एनलाइटमेंट के नाम से जानी जाती है, फ्रेंच, और वो 10 साल रहा और उससे मेजर अंतर क्या आया कि आदमी की विचार बदला गया। इतिहास आइडियोलॉजिकल जिसको कहते हैं, तो एक वैचारिक क्रांति आई है। और इस वैचारिक क्रांति ने समाज की संरचना में परिवर्तन ले आया, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर का उसको बदलना। और जैसे और जो रिलीजन से, तो रिलीजन फ्यूडलिज्म को पॉलिटिक्स से अलग किया और पावर को, शक्ति को जनता के हाथ में आई। समाज को में व्यक्तियों को, समाज के हर व्यक्ति को अपना एक पावर मिली। ऐसे तो एक बहुत बड़ा चेंज उससे आया। पोलियानी जो एक बड़े हैं थिंकर, वो कहते हैं कि ये एक बड़ा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बड़ा परिवर्तन आया। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर है, शायद वो बदलाव जिसको कहते हैं या जो, तो वो इसको बड़ा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। और ये क्योंकि पावर जो शक्ति है को शिफ्ट किया फ्यूडल से लगा करके जनता में। तो एक घटना तो ये घटी। दूसरी घटना थी, उस समय औद्योगिक क्रांति हुई जो इंग्लैंड में हुई सबसे पहले, फिर उसका असर दूसरे वेस्टर्न कंट्री को हुआ और उसका असर हमारे यहाँ पे भी बाद में आता है। तो उससे क्या हुआ कि एक तरह का टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक एक तरह का रिवोल्यूशन, क्रांति उसकी भी आई। और वो जो पुराने जो परंपरावादी जो उत्पादन के साधन थे और कम्युनिकेशन के और तो तकनीकी ने, मॉडर्न तकनीकी जो आई, आधुनिक तकनीकी, इसने सारा बदलाव लिया और उससे आदमी तार्किक शक्ति आई और भावनाएं सेक्युलराइजेशन की, डेमोक्रेटिक की, है ना, प्रजातंत्र और सार्वभौम, सर्वधर्म, इस तरह की चर्चाएं की भावनाओं का आविर्भाव। और इन दोनों घटनाओं का परिणाम समाजशास्त्र का उदय हुआ। हिंदुस्तान में बाद में हुआ, पहले वेस्ट में हुआ, पश्चिमी देशों में। तो हम यदि इसकी उत्पत्ति देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे चाहे समाजशास्त्र के नाम से टीचिंग या रिसर्च ना होती रही, हम चाहे पढ़ाई नहीं करते हैं या अनुसंधान नहीं किए होते हैं, लेकिन हमारे समाजशास्त्र की जो थीम्स और इशू है, जो रूपरेखाएं हैं, उनके अध्ययन तो हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो अनुसंधानकर्ता थे, जो स्कॉलर थे, वो सब लोग उस समय भी करते थे। और उसका परिणाम है जो हमारे आज भी लोग सब उनको कोट करते हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद और श्रुति और
कौटिल्य और शंकराचार्य सब जो चीज़ें कहते हैं, ये सब उस वो जो आज हम कर रहे हैं, ये इन्होंने उस समय उनकी उस परिवेश में देख करके लिखा और लोगों को जागृति में लाए। आप देखिए, हम सामान्य भाषा में वेद पुराण करते हैं। ये दोनों चीज में दो आइडियोलॉजी है। जैसे आपने कहा दो इवेंट की बात करते हैं, तो पुराण क्या होता है? पुराण में फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है, और वो क्या है कि जैसा राजा तथा यथा राजा तथा प्रजा, कहते नहीं कहते? तो जैसा राजा हो वैसे बने रहो, या राजा को एज इट इज मान लो, या राजा को भगवान मान लिया, या राजा अपने आप को भगवान साबित करता है। तो पौराणिक चीजें हैं कि भाई पुराणों ने ये देती कि इस तरह का सिस्टम है और इस सिस्टम को फॉलो करीजिए, उसी को स्ट्रक्चरल फंक्शनल कहेंगे आप। तो ये एक रूप था। अब लेकिन वेद पुराण लोग आसानी से कहते हैं, लेकिन वेद वो नहीं कहते। वेद लॉजिक की बात करता है, रेशनलिटी की बात करता है, और वो अपने राइट को के लिए बात करता है कि समाज को यदि आप में तार्किक शक्ति रहेगी तो आप समाज को में बदलाव और परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये चीजें, तो मेरे कहने का मतलब हमारे यहाँ समाजशास्त्र तो सोच पहले से शुरू हो गई थी, चाहे टीचिंग रिसर्च उस तरह की फॉर्मल तरीके से ना थी। तो ये यदि इसको देखते हैं तो मैं ये इसका जब आते हैं तो हम इनके टाइम को डिवाइड करते हैं इनके। तो एक फेज तो हमने निकाला 1770 से, समझ लीजिए 1773 या 70 से ऐसे ही है, 1900 तक, 1900 तक पहला पीरियड मानते हैं, जिसको रेनेसां का, जागृति का भी पीरियड मान सकते हैं। और इस समय के जो स्कॉलर थे, मैं याद करता हूँ तो ये विवेकानंद को रख सकते हैं, अरविंदो को रख सकते हैं, टैगोर को रख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग उस समय थे, और ये रिफॉर्मर थे, और मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी को आधुनिक बनाने की तरफ ले जाने वाले लोग थे। जो दूसरा फेज आया था, सेकंड फेज जो कह सकते हैं, वो 1900 से लगाकर 1950 तक के थे। ये प्री इंडिपेंडेंस के फेज है। इस फेज में क्या हुआ कि एक तो जो ब्रिटिशर्स ने अपनी ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए इंडियन को भी पढ़ाने के लिए उत्साहित किया और बाहर भेजा। बहुत से लोग बाहर गए और वो पढ़े, और वो सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति या स्वतंत्रता क्रांति में की बातें करने लगी और उन पे चर्चा होने लगी। और उसके बाद, और इस फेज में तो जो थे दादा भाई नौरोजी थे, राजा राम मोहन राय रहे, या एम.जी. रानाडे रहे, ये सब फ्रीडम मूवमेंट में के वक्त के लोग हैं। और इन लोगों ने उस तरह की बातें की। बहुत से लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन एक्टिविटी एक्शन किए, है ना, उनके क्रियान्वित प्रैक्टिकल रूप में इन्होंने कार्य किए। सोशल एक्शन रहा इन लोगों का, तो एक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो तीसरा पेज था, मैंने कहा 1950 से ऑनवर्ड्स जो उनको मानते हैं। इसमें उन्होंने उस समय के लोगों ने जो स्टडी की थी, जो पुराने जो क्लासिकल थिंकर थे, मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम, तो उस तरह की चर्चाएं उनमें की। तो ये तो हमारे इंडियनाइज तरीके का मैं फेजेस का वर्णन किया था आपको। लेकिन जब हमारी सोशोलॉजी जो स्टार्ट हुई थी, वो प्रारंभ हुआ उसका, सबसे पहले तो इसका समाजशास्त्र का जो शिक्षा दी जाने लगी, टीचिंग जो होने लगा, वो 1914 में अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया। प्रॉपर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हुआ 1919 में हुआ, और 1919 में पैट्रिक गिडीज थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और बाद में जी.एस. गुरे 1924 में एज ए रीडर हेड बने थे। वो पीएचडी करके आए थे इंग्लैंड से, और वो संस्कृत के स्कॉलर थे, और इसलिए उन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। इंडोलॉजिकल कहते हैं जो टेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ, पुराण, उपनिषद, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के आधार पर उनका अध्ययन करके हम समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। नए परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, नई चीज़ें कैसे एक्सटेंड की जा सकती है, तो उन चीज़ों की चर्चाएं वो टेक्सचुअल मेथड से की गई। तो उस समय इरावती कर्वे भी उनको फॉलो किया, कुछ लोगों ने और ने भी किया। इवन आपके लुई ड्यूमो जो फ्रांस से आए थे। देखिए कितना चैलेंजेस हैं। अब बाहर का आके आदमी, लुई ड्यूमो इंडिया में रहे, तमिल भी सीखी, संस्कृत भी सीखी, और हम अपने ही नहीं सीख पाते। मैं जो कहना, मैं हमेशा
कहने के लिए अपने पॉलिटिकल कास्ट और सब रिलीजन की बातें करते हैं, हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे आजकल। और हिंदी बेल्ट की तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बच्चे ना अंग्रेजी पढ़ते हैं ना हिंदी पढ़ते हैं, और हिंदी भी अच्छी नहीं तैयारी करते। तो ये भी चैलेंजेस है सोसाइटी के। तो वह हमारे को इन चैलेंजेस को का मुकाबला करना होता है। उसके लिए किस तरह समाज में बदलाव लाएं, किस तरह की टीचिंग रिसर्च करें, ये भी एक तरह का चैलेंज है। तो ये एक ये फेज थे। तो ये मैंने जो हिंदू इंडियन की तरह से, भारतीयकरण की तरह से ये 3 फेज बताए। लेकिन जो मैं बात कर रहा था अभी 1919 से, ये 3 फेज आगे भी लोगों ने एकेडमिक के निकाले। कई ऐसे डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इंडिया का रिव्यू किया था श्रीनिवास ने सबसे पहले। 1972 में सोशोलॉजी बुलेटिन में आर्टिकल आया था, पाणिनि और श्रीनिवास ने। उन्होंने भी इस तरह के फेजेस की बात की थी। तो 3 फेज उसमें बताए थे। तो 1919 से आप देखिए तो क्योंकि उस समय कह रहे थे कि समाजशास्त्र क्या है कि को की आइडेंटिटी की भी क्राइसिस थी, एग्जिस्टेंशियल की क्राइसिस थी कि और समाजशास्त्र क्या करता है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, और ये मूल्यों की बातें करते हैं, ये कुछ संस्थाओं की और संरचना की ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। इस तरह की चैलेंज भी उस समय थे जब चैलेंजेस की बात करते थे। तो ये 1919 के बाद इस तरह की चर्चाएं उस समय होने लगी थी। और ये 3 फेज उस समय बने। तो 1919 से पहला फेज था 1947। तो इस फेज में डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन की चर्चा होने लगी। बाद में वो 1947 के बाद जो फेज बना वो 2000 तक, और 2000 से अभी तक। तो अभी वाले में आदमी ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, इस तरह की चर्चाएं। तो ये 3 फेज अभी भी हुए। तो हम इनकी चर्चाएं डिटेल में करेंगे। तो उसको करने के लिए हम समाजशास्त्र के प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब मैं किस तरह के समाजशास्त्री हुए, क्या उनके थीम्स, थ्योरीज थे, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने काम में ली, इस पर चर्चा हम कर सकते हैं। और तो जैसे हम सोशोलॉजी स्टार्ट की बात करते हैं, तो पहले हम कहते थे कि सोशोलॉजी प्री इंडिपेंडेंस में पहले सबसे पहले बॉम्बे को बताया है 1919, फिर 1921 में लखनऊ में हुई, और उसके बाद मैंने कलकत्ता में तो स्टार्ट बहुत बात हुई थी, लेकिन सोशोलॉजिकल राइटिंग करने वाले काफ़ी स्कॉलर वहाँ थे जो 1917 से शुरू हो गए थे। बाकी कलकत्ता में 1975-76 में टीचिंग स्टार्ट हुई थी कलकत्ता में। तो ये प्री इंडिपेंडेंट थे, वो पोस्ट में आते थे। मैसूर और हैदराबाद 1928 और 1908 में दोनों हैदराबाद, और पुणे में 1930 में हुई थी। तो इनके जो जो स्कॉलर थे अलग अलग, उन्होंने टीचिंग और रिसर्च में अपने अपने मेथड काम में लिए। अभी जैसे प्री इंडिपेंडेंस स्कॉलर को हम देखते हैं तो 2 तरह के जनरेशन, जैसे टीचिंग भी प्री इंडिपेंडेंस पॉसिबल, ऐसे हम इनको डिवाइड करते हैं। पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी के समाजशास्त्री और दूसरी पीढ़ी के समाजशास्त्री, इस तरह से भी हम बांट सकते हैं। मैंने जैसे प्री इंडिपेंडेंस पहले कुछ डिपार्टमेंट की बात की, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी दिल्ली, जेएनयू, मेरठ, जयपुर, लखनऊ, लखनऊ तो पहले हो गया, चंडीगढ़, ये डिपार्टमेंट बहुत सारे। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही टीचिंग एंड रिसर्च सोशोलॉजी की स्टार्ट हुई। तो ये मैंने 3 पीरियड इन्होंने एकेडमिक ने बनाए थे 1919 और 1947 के। जो पहला पीरियड था इंडोलॉजिकल स्टडी का था, और वैरायटी स्टडीज़ भी करते थे। दूसरा था डेवलपमेंट, मतलब विकास और प्रजातंत्र और आधुनिक करण, ये 3 लेयर पे काम थे। इसी से कई तरह की वेलफेयर स्कीमें स्टार्ट की तक, उसके तर्क के आधार पर उन्होंने कहा कि समाज में सबका उत्थान होना चाहिए, सबकी प्रगति होनी चाहिए। तो इस तरह की बात। और तीसरा जो फेज है जो हमने बताया, जो आज का चलता है, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी और न्यू बिल्डिंग और सामाजिक अस्मिता, इसकी चर्चाएं बहुत होने लग गई आजकल। तो ये तीनों फेज अलग अलग है। पहले जो टीचर थे वो सब समाजशास्त्र का बैकग्राउंड नहीं था, तो दूसरे डिपार्टमेंट से आए थे, और समाजशास्त्र भी दूसरे विभाग में चला। जैसे बम्बई में
इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ थे, अर्थशास्त्र के साथ था, ये पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र के साथ लखनऊ में था, यानी कलकत्ता में था। और लखनऊ में तो वो पूना में एंथ्रोपोलॉजी के साथ था, मैसूर में फिलॉसफी के साथ था, ऐसे अलग अलग थ्योरी में थे। जब हम ये तो उनके डिपार्टमेंट की बात हुई, लेकिन जब हम थीम्स एंड थ्योरी इसकी बात करते हैं तो उसको भी हम जनरेशन के हिसाब से और प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं। तो जैसे प्री इंडिपेंडेंस के समय में जो बात की जाती है तो वो कहते हैं ब्रिटिश पैटर्न था, और ब्रिटिश मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च, पास्ट क्या है उससे इन्फर करते थे, और प्रेजेंट के और फ्यूचर के लिए डेवलप करते थे। ये ब्रिटिश उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड निकाला था। दूसरा था एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड ओरिएंटेशन था, मनोविज्ञान क्या कहेंगे, मानववादी, तो वो फील्ड वर्क जिसको कहते हैं, तो वो फील्ड वर्क ओरिएंटेशन था। तो ये दो अप्रोच थी प्री इंडिपेंडेंस के पहले। जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके आधार पे क्या, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेक्ट आए, और हमारे यहाँ एक अनुभविक पॉजिटिविस्टिक ओरिएंटेशन प्रारंभ हुआ। यदि हम हमारी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर वैरायटी बहुत रही इंडिपेंडेंस के बाद में, और लोगों ने अपने अपने ओरिएंटेशन के आधार पर, अपने अपने उपागमों के आधार पर, अपने अपने सैद्धांतिक विचारों के आधार पर रिसर्च किया और पढ़ाई की, और उसके अनुसार ही डिवीज़न हो गए थे पढ़ाने के। और इतना तक हुआ कि यूजीसी ने कोर्स भी तैयार किया कि इस तरह के ओरिएंटेशन के लोगों की जो स्कॉलरशिप है उनका एनालिसिस करके उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला, जैसे मैंने बात किया था कि सबसे पहले घुरे थे, और घुरे खुद इंडोलॉजी के थे, लेकिन उनका जो स्टडी का नज़रिया था वो भी एक्लेक्टिक ही था। कास्ट, रेस, रिलीजन सब पे काम किया, साधु और संत सब पर उन्होंने काम किया था। और उनके टीचर तो थे, लेकिन उनके जो स्टूडेंट होते थे उन स्टूडेंट को भी लिबर्टी थी, वो कोई भी अप्रोच को अपना सकते थे, और वो तैयार भी है। और उनकी प्रोडक्ट है जो आज हिंदुस्तान में बाद में जो शुरुआत की, जो बॉम्बे प्रोडक्ट के काफ़ी लोग निकले, और वो दिल्ली बॉम्बे के अलावा दिल्ली भी आए, दूसरे स्टेट में भी गए, तो वो उनको कैरी कर। तो जैसे उनके मार्क्सिस्ट स्कॉलर हुए, AR देसाई, IP देसाई शुरू में मार्क्सिस्ट थे, बाद में वो एक्लेक्टिक हो गए थे। इसी तरह ये श्रीनिवास उनके प्रोडक्ट थे, वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे। तो ये उनकी ओरिएंटेशन थी। तो हम उनको देखें तो पहला वो जो स्कोप था इंडोलॉजिकल था, वैरायटी थी, और ज़्यादातर लिबरल, जिसको आज लिबरल पर्सपेक्टिव कहते हैं, लिबरल डिपार्टमेंट भी आजकल लिबरल के नाम से चालू होने लगे, लेकिन वो थे क्या, ये होमोजेनाइटी को लाने वाले इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को लेकर के, और अप्रोच इनकी थी स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच। इसमें हम श्रीनिवास और SC दुबे को जैसे को रख सकते हैं। दूसरी अप्रोच उस समय थी जो 70s के बाद में जो डेवलप हुआ, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हुआ, जिस क्योंकि एक स्ट्रक्चर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चर फंक्शन पर्सपेक्टिव, और ये कॉन्फ्लिक्ट को संघर्ष वाला क्या कहेंगे, क्या या उसको कॉन्फ्लिक्ट पर मार्क्सिस्ट के नाम से निकला। इसके भी जो हमारे यहाँ थे DP मुखर्जी थे, और राधा कमल मुखर्जी, और धनागरे, और इवन AR देसाई स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट थे। धनागरे की ओरिएंटेशन, धनागरे घर के तो हिंदूवादी थे, लेकिन खुद पढ़ने लिखने में मार्क्सियन अप्रोच से लिखते थे, मूवमेंट पर जो काम किया था उन्होंने। उस समय फ्रीडम स्ट्रगल था, तो गांधी का इन्फ्लुएंस बहुत था और लोगों पर, और कुछ जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के लोग हैं वो आज भी गांधी से प्रभावित है, और कुछ लोगों ने उस समय इनके बोस वगैरह रहे तो गांधी के फॉलोअर भी रहे, और फ्रीडम मूवमेंट में भी रहे, और उन्होंने सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव पर काम किया। सुरजीत सिन्हा ने ट्राइबल पर काम किया था। इसी तरह का सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव पर चर्चा हो रही जो आजकल बहुत होती है, तो डिसएडवांटेज ग्रुप और दलित और इन पर, तो उस पर अम्बेडकर में और डेविड हार्डीमैन
और रंजीत गुहा ने तो सबाल्टर्न के 10 वॉल्यूम निकाले और उनमें से इंडियन सोशोलॉजिस्ट के भी कुछ कंट्रीब्यूशंस है उसमें। और इसके बाद लेकिन ये तो पर्सपेक्टिव इंडिपेंडेंट अलग अलग चल रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट था जो इंटरनेशनल लेवल पे भी था, लोगों में झगड़ा होता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, सेमिनार में भी। जो फंक्शनिस्ट था फंक्शनिस्ट की तरह बात करता था, कॉन्फ्लिक्ट था कॉन्फ्लिक्ट की तरह बात करता था। हैं आगे जाकर ये कहा कि नहीं, आदमी को इस आदमी की जो अध्ययन की जो पद्धति है उसकी प्रकृति कैसे है, नेचर ऑफ स्टडी क्या है, उसके अनुसार उसकी अप्रोच काम में लेनी चाहिए। न कि मैं उसकी प्रकृति मान लो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक वाली और हम उस पर जबरदस्ती कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लगाएंगे तो फिट नहीं होगा, है ना। जैसे आप कोई बिजली का बटन वो सांचे में प्लग वगैरह लगाते हैं तो जो जिसमें फिट होता है वो चीज़ लगाएंगे ना। तो इसी तरह आपके जो अध्ययन की जो पद्धति जिससे 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 संबंधित हो वो चीज़ को यूज करेंगे। तो बाद में ये चीज़ें होने लगी और लोगों ने कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव लगाया और जैसी चीज़ हो तो जब आपको जरूरी मार्क्सिस्ट है तो मार्क्सिस्ट को यूज कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर, तो ऐसी हुई। तो बाद में चेंज आया और कंपैरेटिव एनालिसिस भी हुआ जिसमें अंदर बेते है, BN सील है, केल शर्मा है, जयंत लेले हैं, रत्ना नायडू है, ये लोग कंपैरेटिव एनालिसिस किए। इससे भी लोग आगे बढ़ करके, और कुछ उस जमाने में एक बड़ा ट्रेंड था एंथ्रोपोलॉजी का, इथनोग्राफी का, आज भी है वो। यदि डिटेल स्टडी करना है, क्वालिटेटिव स्टडी करनी है तो क्वालिटेटिव स्टडी हमारे यहाँ आज भी कमी है। हम लोग रेडीमेड पॉजिटिविस्टिक तरीके से चाहते हैं शेड्यूल। हमारे यहाँ क्या है, बच्चे कुछ जगह सीरियस पढ़ाई होती है वो तो एक अलग इशू है, लेकिन सिंपल हमारी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी हैं उनमें क्या है, बच्चा आता है टीचर के पास, सर मुझे टॉपिक दे दो, टॉपिक दे दिया तो सर मुझे एक शेड्यूल बना दो। मतलब आप एक ही चीज़ एक करते रहते हैं और उसको दिए जाते हैं, मतलब, और फिर वो क्वेश्चन आंसर ले जाता है, यस नो लाइन लगा निशान लगा के, और फिर आप उनका एनालिसिस कर देते हैं अल्टीमेटली। तो उसमें हमारा ओरिएंटेड, हमारी जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव होता था वो नहीं हो पाता। क्वालिटेटिव स्टडी करना इट्स नॉट इजी टास्क। आई केम अक्रॉस, मैं केवल एक अध्ययन के ऐसा जो प्रॉपर क्वालिटेटिव स्टडी हुई, और वो एक है मोरिस कास्टर ने ट्वाइस बॉर्न की किताब लिखी, जो राजस्थान के एक देलवाड़ा विलेज में, मैं भी उस विलेज में गया, स्टडी भी किया, तो वहाँ मुझे पता लगा। तो देखा तो उसने ट्वाइस बॉर्न मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके आपस में रिलेशन किसे हैं वो देखो। बेसिकली उसका बैकग्राउंड डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर, और वहाँ उस गांव में जाकर 9 साल वहाँ रहा वो। 9 साल में एक जो मेडिकल शॉप होते हैं ना, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, तो उसने ऐसा एक खोल लिया, तो गांव के लोग उससे इलाज कराने आते। तो वो तो अपनी बीमारी बताते हैं, लेकिन वो उनसे चर्चाएं करता है उनके गांव के रिलेशनशिप की, लोगों के व्यवहार की, और उसके आधार पर वो चले जाते, फिर अपना नोट्स लिख लेता था, और उसके आधार पर वो किताब लिखी। और वो आज भी एक इम्पोर्टेंट किताब है, ट्वाइस बॉर्न, मोरिस कास्टर। थोड़ा पानी देना। तो वहाँ पर क्या है कि उसने बाद में साउथ में भी स्टडी की है, कोटायाम और इधर उधर में हेल्थ पर स्टडी किया है इधर उधर। तो कहने का मतलब इस तरह की अध्ययन की भी हमें काफ़ी ज़रूरत है क्वालिटेटिव। लेकिन हम लोग रेडीमेड तरीके से करते तो एक कृष्णा बनाया और इंट्रो है, तो पॉजिटिव स्टडी का ट्रेंड रहा बहुत लंबे समय तक। लेकिन लोगों ने इथनोग्राफिक स्टडी की क्वालिटेटिव स्टडी बनाने के लिए, और उसमें हम देखें कि मैंने एक उदाहरण भी लिया था, आज भी PK नायर है जो इथनोग्राफिक स्टडी करते हैं और राइटिंग किया है उन्होंने। और बाकी इस ट्रेंड में काफ़ी लोग वैरायटी, जबकि आजकल चैलेंजेस क्या है कि स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया, लेकिन लोग वैरायटी में काम करते हैं। आजकल कई लोगों में तो ये हो गया कि कोई भी सेमिनार हो रहा है, कोई आता एजुकेशन वाला तो मैं एजुकेशन में भी चला गया, है ना। आपने अपना टॉपिक एक रखा, उसके आगे पीछे वो प्रीफिक्स सफिक्स लगा लेकर के और सब में ट्रेंड बजाने, एक ये प्रचलन चालू हो गया। तो वो एक्लेक्टिक पर्सपेक्टिव है। इसके भाई बड़े स्कॉलर भी थे, मतलब एक एरिया नहीं कई एरिया का अध्ययन भी करते लोग, और या एक ही अध्ययन को कई एरिया से जोड़ देते। तो इस तरह का प्रचलन चालू हुआ।
उसमें हमारे जो स्कॉलर थे, जैसे IP देसाई थे, BR चौहान थे, उमन है, इन्होंने कोई एक नहीं एरिया, कुछ लोग कुछ लोग तो जिसको स्कूल कहते हैं वो तो एक ही एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लखनऊ स्कूल माना है, तो स्कूल का मैंने बात भी की थी कि स्कूल को हम लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। स्कूल का मतलब वहाँ के जो जो प्रोडक्ट है, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सबका एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, उस रिसर्च की उस स्पेशलाइजेशन। जैसे आप फ्रैंकफर्ट स्कूल है, क्रिटिकल स्कूल चलता है जिनके नाम से, या शिकागो स्कूल है जो जहाँ पर सिंबॉलिक इंटरेस्ट परस्पेक्टिव की स्टडी हुई, तो इस तरह के देने। लेकिन हमारे इनको लेबल तो लगा है स्कूल, लेकिन ओरिएंटेशन वो नहीं रहा। ये वैरायटी है, और आज भी वो ये ओरिएंटेशन नहीं है हमारा। हम लोग किसी भी चीज़ में हो, हमारी ललक बहुत तेज है कि हम हर चीज़ में रहें, तो उस चक्कर से हम हर कहीं, तो वो कहते हैं ना, तूरा दो मुख बाजता गना तमाचा खाए। जैसे ढोलक बजाते दोनों तरफ से, तो उसका कहीं अपना एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। तो आज का जो चैलेंजेस है वो माइक्रो है। आपको अपना फील्ड में स्पेशलाइजेशन करो, उसी पर लिखो, उसी को पढ़ो, उसी को पढ़ाओ, तो आपकी कमांड आ जाएगी। तो एक 6 चैलेंजर अब नए हैं जिसको हम बाद में बात कर सकते हैं। अध्ययन जो हुए हैं 2 तरह के, एक तो माइक्रो अध्ययन हुए, एक मैक्रो हुए। एक संक्षिप्त छोटे रूप वाले, एक बड़े रूप में है, और इनके स्पेसिफिक टर्म हैं जो डिस्क्रिप्टिव रूप से काम में ले सकते हैं, आइडियोग्राफिक और डायक्रोनिक, जिसको कह सकते हैं ऐतिहासिक अध्ययन किए जाते हैं उसके थ्रू। इनका सिंपल शब्द है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को आइडियोग्राफिक और डायक्रोनिक कहते हैं। और दूसरा जो जनरली जो सामान्य अध्ययन होते हैं सामान्यकरण के, वो नोमोथेटिक और सिंक्रोनिक जिसको कह सकते हैं। तो ये दोनों को एक सामान्य करें। एलग्रॉस ने एक किताब लिखी है, पैराडाइम एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उसमें इसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस भी किया है। ये अध्ययन 2 तरह की मेथोडोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, जिसको हिस्टोरिकल कहते हैं, आइडियोग्राफिक कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। उनका मेथड इंडक्टिव है। क्या मुझे हिंदी नहीं ध्यान है, आगमन निगमन जो 2 होते हैं, तो एक डिडक्टिव है और एक इंडक्टिव है। जो डिडक्टिव है वो तो जनरल स्टडीज के लिए, और उनमें है हमारे अध्ययन प्रकारवाद के, संघर्ष के, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के, रेशनल चॉइस थ्योरी है, ये उधर है। और इंडक्टिव में हम जिस थ्योरी और सिद्धांत को, मेथड को मानते हैं, वो फिनोमोलॉजिकल है, प्रकटनावाद क्या कहते हैं, और सिंबॉलिक इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव, ये उसमें रख सकते हैं। तो ये 2 मेथड हमारे यहाँ ब्रॉडली रहे, उनको अलग अलग तरह से लोगों ने अपने टीचिंग और रिसर्च में काम में लिया। कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंस के पहले, स्वतंत्रता के पहले, हिंदुस्तान में मेथोडोलॉजी नाम की चीज़ से पढ़ाई नहीं होती थी, पद्धति शास्त्र का कोई ट्रेनिंग नहीं। तो इसलिए रिसर्च करने में भी उन अप्रोचेस का काम मैंने, जिसको जैसा लगता है, हनुमान जी वाली अप्रोच में चलते थे कि जड़ी बूटी चले गए, जो मिला सारा उठा लाए, फिर उसमें से ढूंढते रहे। तो उस तरह का अप्रोच भी एक रहा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल स्टडी हुई। आज भी यही चैलेंजेस है कि आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो कौन सी मेथोडोलॉजी चाहिए, तो वो मेथोडोलॉजी चेंज होती रही। जब फिनोमोलॉजी सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात हुई तो इथनो मेथोडोलॉजी आई। तो मेथोडोलॉजी थ्योरी के अनुसार, थ्योरी मेथोडोलॉजी एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उसके अनुसार बदलती रही। लेकिन लोगों का उस समय जो लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव वाले थे, और वो अपने जीवन को कैसे ठीक किया जा सकता, बस वो एक तरह के एक्जोमेटिक रूप में चलते थे। क्या कि उस समय अध्ययन नहीं होते थे, लेकिन सेल्फ एविडेंट होते थे। लोगों की विचार लिया, एग्जाम में था सेल्फ एविडेंट, जैसे नहीं कि हाथ कंगन को आँच किया, सांस को आँच क्या। तो इस तरह की बातों को लेकर के वो जनरलाइजेशन की जाती थी। तो ये 2 पर्सपेक्टिव थे। ये तो थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजी के लिए मैं बात कर रहा था। लेकिन आप चाहते हैं तो हम उसके किस तरह के इशू और थीम्स हैं, और वो हम प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे उनको डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, तो उनकी भी चर्चा कर सकते हैं। जी सर, शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं इसको, छोटे में सारांश में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं सर, अच्छा रहेगा। छोटे में करते हैं। तो ये देखिए कि कहने का मतलब है कि पोस्ट और
पास्ट दोनों कॉलोनियल इम्पैक्ट था हमारा, आज भी है। और इसलिए हमारे पर जो एक महत्वपूर्ण जो हमारे पर प्रभाव पड़ा वो भारतीय समाजशास्त्र पर या सामाजिक विज्ञानों पर, वो क्लासिकल जो थिंकर माने जाते हैं, मार्क्स, दुर्खाइम, वेबर और मार्टन पार्सन्स। ये मार्क्स, दुर्खाइम, वेबर तो यूरोपियन थे और मार्टन पार्सन्स, शील्स वगैरह ये अमेरिकन थे। इनका इनका हमारे अध्ययन में या पढ़ाई में आज भी प्रभाव है और दिखाई देता है। लेकिन जब थीम्स की बात करते हैं तो ब्रिटिश ज़माने में ब्रिटिशर्स हमारे पर अच्छा रूल करना चाहते, राज करना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर को ये को एक तरीका बताया कि हमारे कस्टम क्या है, हमारे मैनर्स क्या है, हमारी इंस्टीट्यूशंस क्या है, मतलब हमारी संस्थाएं क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, तो इनका अध्ययन करने के लिए, जिससे उनका राज करना आसान हो जाए। तो ये तरीका अध्ययन कराया। दूसरा है, यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी आई जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को फैलाया। कई क्रिश्चियन स्कूल खुले, ये खुले, तो उन्होंने कहा कि ये भी चलेंगे जब तो क्यों, तो यहाँ के लोकल आदमियों को, यहाँ के नेटिव्स की भाषा को सीखा, फोक कल्चर को सीखा, फोक लोर क्या है इनका अध्ययन करके, तो वो उनको समझ पाएंगे, वो कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे को, विचार का आदान प्रदान हो जाएगा, तो वो उनकी एक्टिविटीज़ को करना उनके आसान हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने भी इस तरह के अध्ययन किए और ये कोशिश की। और उस समय इन्हीं के दौरान में फिर हिंदुस्तान में सेंसस तैयार की गई 1871 में, 1871 में इथनोग्राफिक सर्वे हुए, मोनोग्राफ तैयार किए, गजेटियर तैयार किए, और वो गजेटियर आज भी हमारे लिए सोर्स मटेरियल बने हुए हैं, जिनको आज भी हम सेंसस की बात करते तो 31 की सेंसस देखते रहते, और वो उस जमाने के जो सोर्स हो गए हैं, और वो टेस्ट किए हैं। मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम, एंजीज, मैंने इन सब के सिद्धांतों को टेस्ट करने के लिए ये डेटा के सोर्स रहे हमारे पास। टीचिंग में हमने पहले इंडोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन को काम में लिया, बाद में हमें सोशल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लिया, जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव तरीका एनालिसिस, हिस्टोरिकल तरीके से उनका एनालिसिस किया, और बाद में मेथोडोलॉजी बदली तो पॉजिटिविस्टिक ओरिएंटेशन आया हमारा, डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल के बदले में। प्री इंडिपेंडेंस में जो फर्स्ट जनरेशन के लोग थे उसमें हम जी.एस. घुरे, राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, बी.एन. शील, बी.के. सरकार, एस.वे. केतकर, के.पी. चट्टोपाध्याय, बी.एन. दत्ता, ऐसा कई सारे प्री इंडिपेंडेंस के सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में काम किए। उनके थीम रहे, जी.एस. घुरे ने तो इंडोलॉजिकल, एक्लेक्टिक रहे, कास्ट, रेस, रिलीजन, सिटीज, साधु, कहीं पर ये काम किया। और बाद में डी.पी. मुखर्जी तो वो भी वर्सेटाइल थे और उनका बड़ा डाइवर्स इंटरेस्ट था, म्यूजिक से लगा करके इंडियन ट्रेडिशन इन रिलेशन टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण के संबंध में भारतीय परंपराओं का अध्ययन किया और मार्शलोजिस्ट पर्सपेक्टिव से किया उन्होंने। बी.एन. शील ये एक फिलोसोफर थे और इन्होंने कंपैरेटिव सोशियोलॉजी की उस समय चर्चा की थी। ये मैसूर में भी रहे, कलकत्ता में भी उधर स्टडी किया, और उन्होंने कंपैरेटिव से किया वैष्णव और क्रिश्चियनिटी का। और फिर इन्होंने भी कही कि एक आज की तारीख में एक स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी पद्धति का ज़रूरत है, और मेथोडोलॉजी, प्रॉपर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, और वो संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के। थ्योरी जैसे योगेंद्र सिंह ने बाद में बड़ी चर्चा की, थ्योरी, कॉन्टेक्स्ट और थ्योरी की, थ्योरी और कॉन्टेक्स्ट, सिद्धांत का उसका रिलेशन होना चाहिए, तो जिससे आप कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चर्चा ये बी.एन. शील ने शुरू कर दी थी। उस समय में कलकत्ता में बी.के. सरकार भी रहे, जो हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, और उनकी जो किताब है हिंदू बैकग्राउंड, उनकी पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदुइज्म, इस तरह की किताब है, वो आजकल बड़ी पॉपुलर है और 2 वॉल्यूम में है, लेकिन अभी रावत ने दोनों का 1 वॉल्यूम में तैयार करेगा और निकाली है। तो आदमी जो पढ़ना चाहता है तो आज के, और ये फॉरगॉटन माने जाते थे, भूल भुलैया स्कॉलर माने जाते थे, लेकिन अब जो आज के समय में हिंदू कल्चर की बड़ी चर्चा होती है तो इनकी भी चर्चा होने लगी, कुछ सेमिनार भी है। अभी एक बार मैं साल भर पहले साहू ने मुझे कहा था कि ये इसका, तो फिर उन्होंने एक सेमिनार कराया, मैं तो यहाँ नहीं था, कुछ लोगों को इन दिल्ली में बुलाया और उस पर चर्चा की बी.के. सरकार पर। तो लेकिन बी.के. सरकार उस ज़माने में लोग जब ये थे तब मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम नहीं पढ़ते, लेकिन उनको फैशन नहीं था, लेकिन उन्होंने इनकी व्याख्या की और उस पर चर्चाएं की, और हिंदू कल्चर पर, हिंदू सिविलाइजेशन पर
उन्होंने लिखा। उसी समय एस वी केतकर, बी एन दत्ता, जो अमेरिका से ट्रेंड होकर आए थे, इन्होंने इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव पर काम किया। और वहीं पर के पी चट्टोपाध्याय थे, वो एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड के थे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के थे, और वो यूके से ट्रेंड होकर आए थे। तो ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिनको हम प्री इंडिपेंडेंस के पहले मानते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम गिनती रखें तो एम एस गोरे हैं, वाई बी दामले हैं, एस सी दुबे हैं, विलास सांगवे हैं, बी आर चौहान है, एम एन श्रीनिवास है, ए आर देसाई है, आई पी देसाई है, पी एन आर के मुखर्जी है, योगेंद्र सिंह है, टी एन मदान है, आंध्रे बेते है, टी के उमन है, केल शर्मा है। ये सब इंडिपेंडेंस के बाद में है। और इंडिपेंडेंस के बाद में 50 और 60 तक ज़्यादातर माइक्रो स्टडीज हुई है, कास्ट की, जाति की, संयुक्त परिवार की, गाँवों की, और वो सब स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से अध्ययन किए। उस समय हमारे पास सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो जब थोड़ा सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आई तो हम लोग थ्योरी तो नहीं बना पाए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सिद्धांत लोगों ने बनाए, जिसमें श्रीनिवास का नाम काफ़ी है। इसमें डोमिनेंट कास्ट है, संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन है, सार्वभौमिकरण है। तो उन्होंने इन रिलेशन टू और उनकी डायनेमिज्म, ऐसे भाई दामले ने रेफरेंस ग्रुप की बात की है, योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन की बात की है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की चर्चाएं उन लोगों ने की। और आज ये चैलेंजेस है कि हमारे पास बैकग्राउंड वालों ने इतना काम किया, तो हम कोई थ्योरी डेवलप करें। तो ये हमारे इस समय के लिए चैलेंज है। तो उस समय विलेज स्टडीज भी हुई काफ़ी, जिसमें सोशल मोबिलिटी, स्टडीफिकेशन, फैक्शनलिज्म, जजमानी सिस्टम, इस तरह के अध्ययन उस समय काफ़ी हुए। लेकिन चैलेंजेस क्या था, मैं चर्चा करता था कि मैं अपनी किताब में भी लिखा, उसके बिगनिंग में, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट में, कि हम जब तक अपने चैलेंज, जो समाज की चैलेंज है, उसको देख करके अध्ययन नहीं करेंगे तो उसका यूटिलिटी उतनी नहीं दिखाई देती। यूटिलिटी तो होती है, लेकिन हम उस जो चैलेंज है उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो मैंने वो लिखा भी था कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, काफ़ी ब्लड शेड हुआ, वायलेंस हुआ, है ना, खून खराबा हुआ, लेकिन किसी सोशोलॉजिस्ट ने ये हिम्मत नहीं की। एक तरह की डिसऑनेस्टी लगती है। हमने बड़ा एक विलेज स्टडी ले ली, गांव में गए, और उस समय तो कोई बड़ा थ्योरी सिद्धांत भी नहीं, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, धार्मिक संरचना ऐसे आदरण लिए। एक पोस्ट ऑफिस है, एक दवाखाना है, एक फला है, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आसान तरीका ढूंढा। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज आज भी है। तो आज जो है समाज में जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर हम विचार नहीं करें, और हर समय अपना बिना एम्पिरिकल स्टडी, इवन अभी बीच में एक ट्रेंड भी आया था जिस समय कोरोना हुआ, कई लोग कोरोना पे लिख दिए, उन्होंने कोई एम्पिरिकल किया नहीं, और लिख कहने लगे अरे इसमें बड़ा हो गया, शादियों में खर्चा कम हो गया। अरे शादी में क्या, जब आपका जाने आने के साधन नहीं तो कहाँ से होगा। जिस दिन ये ओपन हुआ आदमी का वही रूप चल गया, और आप नरेट करे जा रहे हैं उस पर वर्चुअल पर, और अपनी बातें। तो कहने का मतलब एक चैलेंज मिलता है उसकी एम्पिरिकल स्टडी, उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये चैलेंजेस हमने पहले भी लिए, आज भी नहीं ले रहे हैं। ये हमको हमारे लिए है। आज हम कहने के लिए आसान कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोशोलॉजी पॉपुलर नहीं, हम कर क्या रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है बात है। तो इस तरह की, तो आज जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो इस तरह की चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस में हमारी जो क्राइसिस है, संकट जो आ रहा है इंडियन सोशोलॉजी में, जो 21st सेंचुरी में होता है, मुझे उसको देखने के लिए, जो हम 100 साल निकल गए, और 100 साल में मुझे जो हम एनालिसिस करते हैं तो 4 रूप से हम देख सकते हैं। क्योंकि हम आज तो कहने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि हम आखिर में क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। नेटिवाइजेशन क्या है हमारा, कंसेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या नया दे पा रहे हैं, जिसको हम कह सके ये हमें। संस्कृताइजेशन की बात दुबे ने कही या दूसरे ने कही, तो अब आज हम क्या कहना चाहते हैं, ये चर्चा होनी चाहिए। तो और एक बार चैलेंज आए, यहाँ एक दिल्ली में एक स्वामीनारायण का टेम्पल है, तो उस टेम्पल में मैं एक दिन गया तो देखा है कि वो एक बोट में अंदर जाते हैं, और वो बोट चलती है, उसके दोनों किनारों पर हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबका लिखा हुआ।
तो वो बताता और बाहर निकलते हैं। बाहर निकल में एक चाइनीज यात्री आया था, तो उसका एक कोटेशन लिखा हुआ कि भारत तो महान है था, लेकिन अभी वो महानता महानता ही करते रहोगे या आप भी आगे कुछ करोगे, तो उसके आगे एक्सटेंशन क्या है। तो आज क्या है, और जनसाधारण में आज यही बातें होती है कि तो चैलेंजेस आदमी को रियलिटी को लॉजिक तौर से एनालिसिस करना है। उसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, आपका उसने कहा, उसको सही जांच करो कि सही गलत क्या है। ये चैलेंजेस है। तो इसके जो क्राइसिस आ रही है हमारे पास नेटिव एजुकेशन का, इसको मैंने 4 तरह से देखा। एक संरचनात्मक है, एक प्रोसेसुअल जो क्रियात्मक रूप में क्या करते हैं, सिस्टमिक है, सिस्टम की जो क्या है, और एक है प्रोफेशनल जो हमारे आपके टीचिंग और रिसर्च के लिए है। तो इसमें क्या संरचनात्मक में देखते हैं, तो एक तो हमारा जो सिलेबस में है कोई तरह का इंटीग्रेशन नहीं है, हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है किस तरह का, और हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक तरह की पढ़ाई का रूप का एकीकरण नहीं है। और दूसरा है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग नहीं है सोशल, जो स्पेशलाइज चाहिए ना सब्जेक्ट वाइज। आज मैं रूरल जहाँ पढ़ाने होता है ना, मैं एक शुरू शुरू अपना रोहतक में लगा था, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बड़े डोमिनेटिंग थे। वो डोमिनेटिंग इसलिए थे कि वो डोमिनेंस में रहते थे और हम लिबरल पर्सपेक्टिव थे। तो वो कोई भी चीज़ को पढ़ाने के लिए देते थे, तो नहीं करते, मुझे 16 कोर्स चलते थे, 16 ही पढ़ाने पड़े। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि हम किसी में मजबूत नहीं हो पाते। तो ये चैलेंजेस है कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसकी पढ़ाओ, उसी को रिसर्च करो, और तो उस पर कमांड आ जाएगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो कोर्सेज के लिए भी पढ़े जरूरत है, मैं बात करेंगे। और तो कंटेंट के कोर्सेज के, और दूसरा है माइक्रो मैक्रो का गैप बहुत बड़ा है स्टडी करने के लिए। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनी तो उनमें दोनों तरह की अध्ययन किए, लेकिन हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में इस तरह की एनालिटिक वो टीचिंग और रिसर्च नहीं होती है। तो नीड फॉर द, ये कह सकते हैं कि आवश्यकता है कि इस माइक्रो मैक्रो की लिंकेजेस की बात करें। सुजाता पटेल ने अपने बुक में अभी सोशोलॉजी लिखी, डूइंग सोशोलॉजी या क्या था, तो उसमें ये चर्चा भी करी उसने। दूसरा है कि प्रोसेसुअल क्राइसिस, जो हम स्टडी के जो थीम तो वही है, कास्ट है, ट्राइब है, दलित है, रूरल अर्बन है, बट वो उन थीम्स को, उन इश्यूज को हम आज के पर्सपेक्टिव में एनालिसिस की आवश्यकता है। जैसे डेमोक्रेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, सेक्युलराइजेशन में, मीडिएट, आजकल मीडिया का बड़ा रोल है, लेकिन मीडिया डोमिनेट है पॉलिटिक्स से, तो उसका एनालिसिस का पर्सपेक्टिव हमें उसके अनुसार करना पड़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन का मेजर जो रिफ्लेक्ट करता है एक नया स्वरूप में, जो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट, ये एक तरह की प्रतिस्पर्धा है। और आज हम लोग देश और दुनिया में एक दूसरे में कंपटीशन है, कई भी बात होती है, मैं चाहे स्कॉलर की बात हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर आदमी दुनिया से अपने को जोड़ लेता है और दुनिया को कंपेयर करता है, और कई बार सबका विश्व गुरु भी बन जाता है। हम सबसे बड़ा, हम भी मतलब मेडिसिन में भी आगे हैं, हम सामाजिक तौर में भी आगे हैं, आर्थिक में भी आगे, हमें कहीं हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हमारी चीज़ों में आगे बताते हैं, और रियलिटी में उनमें डिफरेंस दिखाई देता है। इसकी चीज़ों, इस कंपटीशन के एनालिसिस की ज़रूरत है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेशी क्या रिफ्यूजी की बात करते हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं या आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी है, टेररिज्म है, की प्रॉब्लम है। उद्देश्य मतलब गवर्नमेंट को भी है और रिसर्चर को भी है। स्टेट एंड सोसाइटी को पूरा इससे का एनालिसिस की जरूरत है कि स्टेट सोसाइटी का रिलेशन इनकी वजह से कितना डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे अब रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है, दिस इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम, टेररिज्म इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम, है ना। लेकिन आप उसको किस तरह से देखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव देखते हैं, है ना। जैसे हमने कहा हिंदू मुस्लिम रिलेशन की बात करेंगे या हम रोहिंग्या की बात करेंगे, लेकिन वो क्या होता है कि थ्योरी तो क्या है, गंडूर फ्रेंक की थ्योरी है कि अंडर डेवलप से डेवलप की तरफ जाता है आदमी। आज हमारे यहाँ वहीं, आप धर्म को ही छोड़िए, हमारे ये लोग कहते हैं जैसे यूपी बिहार है, ईस्टर्न यूपी और बिहार से बम्बई गए, दिल्ली आए लोग हैं,
तो वो बिहार डेवलप नहीं है इसलिए वो लोग आ रहे। आप यदि बिहार को भी डेवलप कर देंगे तो जो इंटरेक्शन होगा, दोनों का मूवमेंट होगा, वो इक्वल होगा। यदि 10 आदमी बिहार से बम्बई आए तो 10 आदमी बम्बई के भी वहां जाएंगे, लेकिन वो वहां इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां स्कोप नहीं है। तो बेसिकली उसको डेवलप करने की जरूरत है, इक्वलिटी की जरूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे तो खाली यही करते रहेंगे, कहीं जाति के नाम से कहेंगे, धर्म के नाम से कहेंगे, कभी देश के नाम से कहेंगे, है ना, और हम ये कह लेंगे। एक जना मुझे कनाडा में मिला था, वो कहते हैं कहीं हम भी यही बातें करेंगे तो आपको, आप इंडियन है तो हम वो भेदभाव कर लेंगे इंडियन कनाडा में, है ना। मतलब हम लोग क्यों जा रहे हैं वहां? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, जहां भी जाते हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा कंट्री उतना डेवलप नहीं है। तो वो डेवलप हो जाए, यदि हमारा कंट्री डेवलप हो जाए तो यहाँ अमेरिकन भी आने लगा, यूरोपियन भी आने लगेगा, तो हम इक्वलाइजेशन आएगी। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, चैलेंजेस है ये सोसाइटी को। और वो, और इससे क्या है कि ये नहीं हो रहा है तो लॉस ऑफ कोहेशन है। हम एक दूसरे के मेंबर्स के प्रति जेलेसी डेवलप हो गई है। आर्टिफिशियल इंटरेक्शन है, मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट में भी आर्टिफिशियल है। ये एक नई चीज है। मतलब अब आप उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप उसके साथ रहना है, काम करना है, तो आप मुस्कुराहट देने पड़ेंगे चाहे। और जैसे ना दो तरह की होती है, एक स्माइल होती है, एक एक आप एक जोर से हंसते हैं, एक मुस्कुराते हैं, जो चेहरे के अंदर रहती है लेकिन चेहरे पे दिखती है, और एक ठहाका लगाते हैं। जब मन खुश होता है तो ठहाका लगता है, और नहीं है तो, जब नहीं पसंद है तो सिंपल सी स्माइल देंगे आप। सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी देखने, किसी की आइडिया नहीं समझ में आया तो आप थोड़ी सी मुस्कुराएंगे, हंस नहीं पाते हैं जोरों से तो मुस्कुराएंगे। अपना एक्सप्रेशन जाने का तरीका है, हाउ डू यू कम्युनिकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेसुअल प्रॉब्लम है। और दूसरी है सिस्टम की, जो सिस्टम में जिसमें हमारे स्टेट भी है, यूजीसी भी है, यूनिवर्सिटी भी है, या हमारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, इनके क्राइसिस है, लेकअप जो रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं इनकी वजह से। तो ये है, और इसी से प्रोफेशनल क्राइसिस बढ़ रही है। क्योंकि जब वो सिस्टमिक क्राइसिस यदि हमको प्रोवाइड नहीं हो पाता, की वजह से हमें फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो फॉलिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है। अब क्यों है? जैसे हमने देखा, मैं हमारे रोहतक गया था, हमारे यहाँ 10-12 टीचर सोशोलॉजी में थे, आज एक टीचर भी नहीं है। ऐसा हाई यूनिवर्सिटी का कईयों का हाल है। तो अब वो पढ़ाए को है, आपका रिसर्च स्कॉलर पढ़ाओ, रिसर्च स्कॉलर ने खुद ने ट्रेनिंग अच्छी नहीं ली, वो कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो वहाँ घूम रहा है, तो उसको कहते हैं क्लास ले लो, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। और फिर और एक नया नया हमने कॉन्सेप्ट निकाला, हमने वो लोगों को हायर करने का, जो करते हैं विजिटिंग के नाम से या जिस तरह से हायर कर लेते हैं, तो वो वहाँ जो ये पुराना जो कॉन्सेप्ट था विजिटिंग में, कि जो बड़ा स्कॉलर अवेलेबल नहीं होता था उसको कुछ दिन के लिए बुलाते थे, वो एक्सपर्ट होता था। आज उस कॉन्सेप्ट को बिगाड़ करके हमने टीचिंग के लिए लगा दिया, जो कहीं नौकरी नहीं मिली थोड़े दिन क्लास लेगा, और उसको स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो सीरियस नहीं होता पढ़ाने के लिए, उसको पता नहीं कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो क्वालिटी जो है वो हमारी इस तरह की जो प्रोफेशनल क्राइसिस बहुत बड़ी आ गई, वो हमारे स्टेट के टीचिंग और हमारी कंट्री की समय सबसे बड़ी क्राइसिस एजुकेशन की है। एजुकेशन, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, और इवन आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी आ रही है। और ये देखिए, तो जिस कंट्री में एजुकेशन एजुकेशन आप फ्री कर दो, रिसोर्सेस और एक्सेबिलिटी और अप्रोचेबिलिटी, तो आपको कोई चीज़ों की रिजर्वेशन जरूरत नहीं, आदमी परफेक्ट हो जाएगा। वो खुद नहीं कहेगा मुझे कुछ चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। हमारे देखो, एक जेएनयू का एक ऐसा आइडियल उदाहरण था, और जेएनयू बनी थी, लेकिन आज जेएनयू भी वो नहीं रही। नहीं तो आइडिया है कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनाओ जहाँ गरीब अमीर सब साथ रहे, कोई आइडियोलॉजी का लोग होगा किसी तरह का, लेकिन सबका डेवलपमेंट विकास साथ होगा, और कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स अलग, पॉलिटिक्स के लिए भी एक पॉलिटिकल सोशल जो नेता बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस की होती है ना, ये बनते थे, इनके लिए एक पॉलिटिकल सोशोलॉजी का कोर्स चला जाए, इनको जो भी एमएलए एमपी चुन के आते हैं उनकी थोड़ी ट्रेनिंग हो। लेकिन ये जब हो जब हम लोग खुद परफेक्ट हो, इस बात को कहना है कि क्षमता रखते हो,
हम कोई इसी की प्लानिंग में उनमें दखल नहीं रखते हैं, और हम किसी को, तो हम प्रभावित होते हैं प्रभावित करने की बजाय। हमारे सब्जेक्ट में ये भी एक चर्चा है कि आप बड़े बड़े स्कॉलर देखें ना, तो वो कितनों से प्रभावित हुए और वो उन्होंने कितनों को प्रभावित किया, ये भी कितने को इन्फ्लुएंस किया। आप चाहे मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम, ये भी किसी से प्रभावित हुए, फिर बाद में इन्होंने उठा दिया। आज हमारे भी हुए, हमारे भी यहाँ जिसको नाम गिनते हैं, योगेंद्र सिंह है, श्रीनिवास है, जितने भी टीचर हमारे, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इन्हीं के प्रोडक्ट है, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। लेकिन वो इन्फ्लुएंस मैंने इनका बैकग्राउंड क्यों बताया कि यूएस से आए फलाना है, क्योंकि ये वहां से ट्रेन होकर आए, वहां के इन्फ्लुएंस थे, तो उस मेथोडोलॉजी को उन्होंने काम में लिया। तो ये सोच की बात है। तो ये प्रोफेशनल क्राइसिस भी हमारे पास है, तो ये चैलेंजेस है। और अभी जो बड़ा बड़ा चैलेंजेस आ रहा है ग्लोबलाइजेशन से, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, डिजिटल, और जो इशू है, करंट इशू है, उनका अप्रोच बदल गया है। हमारे पास इशू हैं कई सारे, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के कंपैरेटिव है, रूल अर्बन है। आज पॉलिटिकल पार्टीज तक बात करती है सोशल जस्टिस की और कॉन्स्टिट्यूशन की, ये क्राइसिस है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम जब हो रहा है, तो एक इंटेलेक्चुअल, तो जो जिसकी जो पॉवर्टी हुई, या डिसएडवांटेज ग्रुप हुआ, या दलित हुआ, वीमेन हुआ, वीकर सेक्शन, सबाल्टर्न जिसकी बात करते हैं, वो तो और हाशिए पे चले जाएंगे। क्योंकि जो जो ये पहले स्टेट के पास पावर होती थी, और स्टेट लिबरल था, या वेलफेयर स्कीम चलाते थे, वो सब उनके कारपोरेट सेक्टर के, मार्केट के हाथ में आ गई। तो वो और ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास आया है। और ये हम इस पर तरह की थ्योरी, और हम इस तरह की एम्पिरिकल स्टडी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल, क्योंकि यही काम है जो हमें लोगों को, एनलाइटमेंट क्यों आया था, एनलाइटमेंट ने चेंज लाया था आइडियोलॉजी का। आज हमें भी ये जब चीज़ें डेवलप हो रही है, भाई मार्केट डोमिनेट कर रहा है या कॉर्पोरेट डोमिनेट कर रहा है, तो ओवरऑल चैलेंजेस टू द एनलाइटमेंट टू थिंक एंड एक्सप्लोर कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी जो जो सोसाइटी को इक्वल बना सकती है, सोसाइटी में पीस एंड डेवलपमेंट ला सकती है, उसको आगे। नहीं तो क्या है कि आप आज सोशोलॉजी में जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, आप चाहें तो हम फ्यूचर सोशोलॉजी की भी बात कर सकें थोड़ा सा ब्रीफली। ये तो ये चैलेंजेस के आधार पर, तो किस तरह के अध्ययन होने चाहिए, और किस तरह के ग्लोबलाइजेशन जो चैलेंजेस है, वो सोशोलॉजिस्ट के साथ बड़ी चैलेंजेस है। तो आप चाहें तो हम थोड़ा सा सिंपली फ्यूचर हाँ, सोशोलॉजी की। आपने काफी डिटेल में न केवल करंट स्टेट ऑफ सोशियोलॉजी की बात की, बल्कि कई सारे चैलेंजेस की भी आपने बात की। और जो चैलेंजेस की बात हम लोग करने वाले थे, वो आपने ऑलरेडी काफी कुछ कवर कर लिया है। लेकिन अगर कुछ और भी आप बोलना चाहें, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं डिसिप्लिन के, और कैसे हम इस डिसिप्लिन को री इन्वेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं काफ़ी आपका टाइम भी ले लिया, तो मैं ब्रीफली कोशिश करता हूँ फिर। जी सर। क्योंकि कई बार बुजुर्गों के साथ ये प्रॉब्लम है, कहावत भी है कि उनको ध्यान नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है सर। बट जो मेजर है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सार्वभौमिकरण में इसकी बड़ी चैलेंजेस हुई है, और इससे सामाजिक असमानताएँ ख़ास तौर से भारत में भी बढ़ी है। और वो मैंने बताया, उसका कारण है कि कारपोरेट और मार्केट का डोमिनेशन बढ़ गया है, और इससे हम वो जिसको इक्वल करना चाहते थे, इनइक्वलिटी बढ़ रही है। दूसरा एक क्षेत्र ये भी है कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन कॉम्पिटिटिव को, प्रतिस्पर्धा की बात करता है, और प्रतिस्पर्धा जो नहीं कर पाता है वो कमज़ोर होता है, जो प्रतिस्पर्धा करता है वो विकसित होता है। तो आज जब बड़ी चैलेंजेस हैं इंडियन सोशियोलॉजी की, भारतीय समाजशास्त्र में जो कमिटेड है, वो सोशल प्रोटेस्ट की, वीमन इशू के, और किसानों के बारे में, और दलितों के बारे में, और इस तरह की चर्चाएं पोलिटिसाइजेशन क्या या ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम बातें तो सार्वभौमिक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो इंडियननेस की चाहिए, रीजन की चाहिए, उस रीजन का स्टडी करना चाहिए। और जब चैलेंजेस आए, तो आपके थ्योरी एम्पिरिकल की बात करते हैं,
प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो टीचिंग और रिसर्च की प्रॉब्लम है कि हमने अभी आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो सोशल साइंस में एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो इसके लिए सबसे बड़ा बात है कि हमें बेसिक परिवर्तन की ज़रूरत है टीचिंग और रिसर्च में। तो टीचिंग में क्या है कि हम एक तो हमारा जो कोर्स वर्क है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर चेंज में क्या है कि आज का ज़माना स्पेशलाइजेशन का है, और स्पेशलाइजेशन है तो जैसे मैंने कहा, उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे कोई आँख का ऑपरेशन कराना चाहता है तो वो कैटरेक्ट का कराया जाएगा, रेटिना का एक्सपर्ट है, किसका है, तो ऐसे हमारे समाजशास्त्र में हम अपने अपने फील्ड के एक स्पेशलाइजेशन करें और उसी की टीचिंग करें। कोर्स को फ्रेम करने के भी तरीका ऐसे लिए करें कि हम बिना कंप्रोमाइज़ करे सिद्धांत और मेथड को, पद्धति को तो पढ़ाएँगे। सिद्धांत और पद्धति को पढ़ाने में कोई हमें वो नहीं है गिले-शिकवा। लेकिन हमारे जो ऑप्शनल कोर्स पढ़ाते हैं, वो ऑप्शनल कोर्सेज़ का स्पेशलाइज़ेशन कंटीन्यूअस होना चाहिए। जो बच्चा पहले सेमेस्टर में एक कोर्स ऑप्शनल लेता है, वो चारों सेमेस्टर में उससे रिलेटेड ही कोर्स पढ़ना चाहिए, तो वो उसमें उसका कमांड आ जाएगा। जैसे आप मैं आज हमारे पास 2 जगह से चैलेंजेस ज़्यादा आई, इंजीनियरिंग और मेडिसिन से। तो जैसे एमबीए है, तो एमबीए में मैनेजमेंट के कोर्स है, तो हम मैनेजमेंट तो हम थोड़ी वो हमसे तो बारो करते हैं। आप देखिए कि अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को चलाने वाले सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट थे, बलदेवराज शर्मा और ये एनआर सेठ। एनआर सेठ का हमने इंटरव्यू भी किया था और डेथ हो गई थी पिछले इसके एम शाह के क्लासमेट भी थे। तो वो ज़िंदगी भर और उन्होंने फ्रेमवर्क ऑफ सोशल इंडस्ट्री पर रिसर्च भी किया था। तो उन लोगों ने सोशियोलॉजी ने एमबीए है, तो एमबीए वाले हमसे लेकर हमारा जॉब भी ले रहे हैं और हमसे ज्ञान भी हमसे ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम उन्हें कोर्सेज को रीस्ट्रक्चर करें। तो जैसे मैंने कहा कि वो एमबीए है तो 4 सेमेस्टर तक 4 कोर्स हम ऐसे बनाएं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाजशास्त्र पढ़ाएं, सोशल सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ाएं, या सोशियोलॉजी मैनेजमेंट पढ़ाएं हैं, और मेथोडोलॉजी का कोर्स तो पढ़ाएंगे। तो हम प्रोडक्शन में, और हमारा बच्चा है फील्ड वर्क करता है तो वो मार्केटिंग भी कर सकता है, प्रोडक्शन में भी काम आ सकता है, तो वो बच्चा उनके लिए चैलेंज है। ऐसे हम इंजीनियरिंग के 4 कोर्स चलाएंगे, ऐसे हम जर्नलिज्म के चलाएंगे, ऐसे लॉ के चलाएंगे, जितने एरियस हिस्ट्री में। और टीचर को भी डिसाइड करना होगा, है ना। भूख की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी भूख यदि स्पेशलाइज होगा तो आपकी, अभी जो शंकराचार्य हुए तो शंकराचार्य ने वेद पुराण उन पर स्पेशलाइजेशन किया। उनको ये नहीं मतलब था कि बाबा उसमें दूसरे सिद्धांतों में दूसरे धर्मों में क्या हो रहा, अपने को स्ट्रांग करो। तो आप अपना एक फील्ड स्पेशलाइजेशन हो जाए तो ये बहुत, और वही फिर पढ़ाएगा, और वो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आप चलाएं तो बच्चों की वो जो एम्प्लॉयमेंट की है ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और वो कहीं आपसे पूछने नहीं पड़ेगा। वो थ्योरी, वो रिसर्च भी करेगा, जॉब भी करेगा, कहीं नहीं नहीं इन्वेंट कर लेगा वो। तो ये हम करेंगे। इसी तरह रिसर्च भी हमारी कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, रीजन के अनुसार होना चाहिए। हम बनने के लिए तो हम, मैंने कहा ना, देश विदेश में सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, 10 विदेशों में जाते हैं, हर चीज़ में शामिल होते हैं, लेकिन हम किसी में प्रवीण नहीं हो पाते। प्रवीण होने के लिए उस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, आज भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर आप देखो, इसमें मैंने देखा, मैंने कहीं नोट भी किया था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ मॉडर्न कंप्यूटर से हुआ, और ये आपका वर्ल्ड वाइड वाइब क्या कहते हैं, WW हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मानव समाज पर पड़ा। और इसी की बहुत सबसे बड़ी चैलेंजेस हमारे समाजशास्त्र को भी आई, और समाजशास्त्र को ये चैलेंज है कि हम नए तरीके ढूंढें, और कोई गहराई से अध्ययन करें कि डिजिटल, और इसका एक नया एरिया विकसित भी हुआ डिजिटल सोशियोलॉजी के नाम से। उसका हिंदी भी आप नाम ढूंढ सकते हैं, या डिजिटल समाजशास्त्र ही कह सकते हैं। तो और ये 2009 में इसको नाम इसका नामकरण हुआ था, तो उधर रखा ना, और बिन ने इसका नामकरण किया था। लेकिन 2009 के बाद कई तरह के बदलाव आए, और आपको एक मेथोडोलॉजिकल नया इनोवेशंस भी होने लगा। तो जब हम डिजिटल सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इसको हम मतलब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें तो ये एक तरह का रिसर्च टूल है। ये एक अनुसंधान करने का
एक टूल समझ तरीका है, और ये एक प्लेटफॉर्म भी देता है, एक जगह जो आदमियों को और मतलब कैसे एंगेज करना डिजिट से व्यक्तियों को। और तो आज का ज़माना हो गया, जैसे अब हम लोग बुजुर्ग लोग हैं ना, तो अब बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ें आप देखो मोबाइल पर, मोबाइल से अवेयर होते हैं ना, तो कई चीज़ें खटाखट जोड़ लेते हैं, और आज रिजर्वेशन कराना, ये करना, वो करना, मतलब इंटरेक्शन उन्होंने कर लिया। तो ये ह्यूमन को एंगेज करने का एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का काम हुआ। म्यूचुअल कंस्ट्रक्शन बिटवीन द डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट हुआ, और इस ये सभी फील्ड में पॉपुलर हुआ, चाहे वो आप लेबर इकोनॉमिक्स की बात करें, प्रोडक्शन की करें, डिजिटल पॉलिटिक्स की बात करें, सामाजिक संबंधों की बात करें, इवन आदमी के व्यक्ति और सेल्फ जिसको मीट की बात करते हैं, वो भी इससे डिजिटल, आदमी के हर चीज़ आज डिजिटल से निकालने लगे हैं। हार्ट बीटिंग है कितनी हो रही है ना, इमोशन सेंटिमेंट्स क्या है उनका अध्ययन भी, तो बॉडी सेल्फ, सामाजिक असमानता हुई, मेथोडोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, और डिजिटल ने क्या किया कि एक नई, हम इसकी बात कहते हैं तो माइक्रो माइक्रो स्टडी को भी मैक्रो लेवल पर करने लगे हम लोग, तो आसान हो गया इंटरव्यू करना, लार्ज स्केल पर बातें करना, और इसकी एक नई मेथोडोलॉजी तैयार भी हुई जिसको कंप्यूटेशनल सोशल साइंस मेथोडोलॉजी के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर में ये डिजिटल सोशोलॉजी की मेथोडोलॉजी है, और इसके कई जो हिसाब के रूप जो एस्पेक्ट हैं वो ऑनलाइन स्पेस है, न्यू मीडिया स्पेस है, डिजिटल इथनोग्राफी है, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थ्रू स्मार्ट डिवाइसेस। इंटरव्यू भी करना है स्मार्ट डिवाइसेस से करेंगे, इंटरव्यू करेंगे लार्ज स्केल पर। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है समाज में, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर चीज़ के परिणाम होते हैं, तो डिजिटल के भी पॉजिटिव नेगेटिव परिणाम हैं। कोई कहे कि भाई जैसे जब से आते हैं, और कुछ लोगों को चर्चा करने की भी आदत, जब किसी को नेगेटिव साइड देखनी है तो नेगेटिव देखेगा, और पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव देखेगा। जैसे ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हो गई, 50 बुराई करेंगे और वो वही कंप्यूटर को यूज करेगा, वही उसको करेगा, स्मार्टफोन को। तो क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज़ है, और उसके एनालिसिस करना अलग चीज़ है। पॉजिटिव में क्या है, एक तरह का आसान हो गया लोगों को अपने, एक लार्ज स्केल के लोगों को जोड़ने का लिए, हजारों लोग अपना एक नेटवर्किंग बना लेते हैं, एक्सेस है उनकी इंफॉर्मेशन की, और वो समाज की नहीं, तकनीकी भी है, मेडिसिन की है, इंजीनियरिंग की है, हर चीज़ से जुड़ रहे हैं। इसका नेगेटिव नुकसान जरूर हुआ कि जॉब की कमी हुई, सब मशीन से काम होने लगे। मैं एक उदाहरण भी दे रहा था कि लोग डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि मशीन की वो रोबोट बन गई है, रोबोट से ही शादी करने के लिए तैयार है कि रोबोट आपका सब काम कर देगा। आजकल क्या है, रोबोट आपको एवरीथिंग उस तरह के बना दिया, अलग अलग तरह के। तो आप देखिए ना, मीडिया में आजकल बहुत सी बार मीडिया में खड़े कर देते हैं कि रोबोट से एक एंकर खड़ी कर देते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, और वो अपनी न्यूज़ सुना देता है। तो ये जब रोबोट काम करने लग जाए तो जॉब की कमी हो गई, एम्प्लॉय, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जॉब कम हो रहे हैं, और साइबर बुलिंग हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन हो रहा है। तो और ये सब चीज़ें आपके फैमिली पर है, आपके धर्म पर है, आपके मॉरल पे है, रिलीजन पर है, सब पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट हो रहा है। इट है ना, इसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इम्पेक्ट बहुत भी हो रहा है। बच्चे हैं, उनका मैक्स वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और वो ज़्यादातर टाइम उनका उनमें मोबाइल की डिवाइसेस में और इंटरनेट पे लगा रहता है, और उसका परिणाम क्या है कि हमारा फैमिली सोशलाइजेशन गड़बड़ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि जो फैमिली के बच्चे हैं, माँ है, पिता है, वो खुद उस पर लगे हुए हैं, तो बच्चों को कैसे रोकेंगे। और जब छोटा बच्चा होता है तो आप अपने टाइम को, अपना काम करने के लिए अपने टाइम नहीं दे पाने की वजह से आप उसको पहले समय से ही मोबाइल में गाना सुनाना, धर्म सुनाना या मोबाइल दिखाना शुरू कर दिया, बाद में उसको हटाना जाएंगे तो कैसे हटाएगा। तो एडिक्शन डेवलप होने थे, एडिक्शन स्टार्ट करते थे। तो स्क्रीन टाइम इज आल्सो, तो और देखने की आदत हो गई ना, सामने पिक्चर देखता है, स्क्रीन इज एसोसिएटेड, तो फीलिंग हो गया, लोनलीनेस की फीलिंग होने लगी, आइसोलेशन होने लगा, डिसएंचांटमेंट, जो उसको देखता है उससे नाराजगी होती है, क्योंकि तो लोगों से तो मिलना ने खत्म हो गया, और उनकी एडिक्शन इधर हो गई। तो और दूसरी तरफ फायदे हुए,
लाइफ स्पान बढ़ी है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुई है, बेटर एक्सेस हो गई इंफॉर्मेशन की, टाइम की, स्पेस की, और लंबे समय क्या कम्युनिकेशन हो गया है। लेकिन लोगों को पर्सनल टाइम नहीं है, और इनसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका जितना क्योंकि एक तो आपका व्हाट्सअप है, ये फ्री है, और फ्री चीज जितनी होती है वो आदमी को डिबेट करती है ना। आदमी को, हर आदमी फ्री लेना चाहता है। तो कहने का मतलब ये करंट सिचुएशन नीड्स है, तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव खत्म हो रहा है। जो आपके दो फील्ड है ना, कि एक फिनोमोलॉजिकल है, एक स्ट्रक्चर फंक्शन है, तो एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव दिस इज ऑन। तो सोशियोलॉजी के लिए ये चैलेंज है कि सोशियोलॉजी फॉर व्हाट और सोशियोलॉजी फॉर हुम। जिन गरीबों की बात करते हैं, जिस दलित की बात करते हैं, जिस एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, वो तो गई, उन पर चर्चा नहीं है। तो ये, तो इसका जो आंसर था, मैं बात कर रहा था कि वो हमारी पब्लिक सोशियोलॉजी और प्रैक्टिसिंग सोशियोलॉजी में इसको देखा जा सकता है। इसका उदाहरण दे सकते हैं हम बुरावे और धनागरे को। डी.एन. धनागरे ने प्रैक्टिसिंग सोशियोलॉजी किताब लिखा है, और बुरावे ने पब्लिक सोशियोलॉजी पे बहुत से आर्टिकल भी लिए। बुरावे इतने पॉपुलर हो गए हैं, कहीं खड़े होते हैं तो पेड़ के नीचे भी खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ना, पब्लिक से जुड़ गए वो, तो सारी जनता उनके पास उनका लेक्चर सुनने के लिए तैयार हो जाती है, चलते चलते के। और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे क्लास में स्टूडेंट नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब था कि उन्होंने जो पब्लिक सोशियोलॉजी को दिया है कि ये, इसके थ्रू हमारा जो स्पेयर बढ़ना चाहिए, हम बियॉन्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, वी हैव टू गो बियॉन्ड द यूनिवर्सिटी। तो और जो दूसरे समाजशास्त्र के अलावा दूसरे समाज विज्ञानों में ये कैपेसिटी नहीं है। हम तो ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हम सबसे अटैच थे। तो सोशियोलॉजी क्या करते हैं कि हमारी जो इमेजिन है, हमारी सोच है, उसमें एक अल्टरनेटिव देता है, और अल्टरनेटिव फ्यूचर आप सोशियोलॉजी से निकाल सकते हैं, और आप इस परिवर्तन को बेटर समाज को, देश को और दुनिया को बेटर बना सकते हैं हमारी इमेजिन के आधार से। मैं अपने ही देखता है कि हम देना सीखें, लेना नहीं सीखें। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, हम नए नए सिद्धांत बनाएंगे नहीं, और सिद्धांतों के आधार पे रहेंगे, तो कहने का मतलब देने की भावना होता है। तो और दे कर पाएंगे जब लोगों को समझा पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि ये जो आज की न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके परिणाम क्या है, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, हैं, ये जो नए नए इनोवेशन है, इनकी यूटिलिटी क्या है, उनको हम किस तरह पॉजिटिव में काम ले सकते हैं, इनकी नेगेटिव से कैसे बचा जा सकता है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हो, तो सभी मिला करके। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशियोलॉजी कई एक सर्च में कई मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखता है सोसाइटी को, और इन और फिर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब तक ये काम हम नहीं शुरू करेंगे तो हम इन्फ्लुएंस होंगे तो दे नहीं पाएंगे। और इसी के लिए हमारा जो टर्म चालू हुआ है, डूइंग सोशियोलॉजी, है ना। मीनिंग जो हमने कहा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन तैयार करनी पड़ेगी आपको, बिल्डिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इफ वी आर एबल टू डू, हम यदि ऐसा कर पाते हैं तो समाजशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जो आज की समस्या है जॉब की, इवन पीस की, डेवलपमेंट की, इस सब समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। और उसका हल हमारे और आज नए नए जितने भी रिसेंट जो रिसर्च होनी चाहिए, वो इन्हीं चीज़ों के लिए कि इनक्वलिटी क्यों नहीं कम हो रही है। डिजिटल सोशियोलॉजी आपको सुविधाएं हो गई, ग्लोबलाइजेशन से सुविधाएं बन गई, लेकिन आजकल नई समस्याएं हो गई, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की, हेल्थ की हो गई, क्लाइमेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर में। तो और बाकी चीज़ें सब ऐसी ही रही है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बात हो रही है क्योंकि अथॉरिटेरिज्म बढ़ रहा है वर्ल्ड में, जितने लीडर है सब अथॉरिटेरियन बनते जा रहे हैं। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की बात क्यों नहीं कि इनइक्वलिटी बढ़ रही है, तो उसका उससे रिलेशनशिप हमें बैठाना पड़ेगा। तो मेरी समझ में यदि इस हमें डूइंग सोशियोलॉजी करेंगे तो वी विल फाइंड हमारे पास सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी एनलाइटनिंग था आपका प्रेजेंटेशन।
इनफैक्ट आपका कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन कहें, सो डूइंग सोशियोलॉजी जो है एक सॉल्यूशन हो सकता है जो हमें नए रास्ते और चैलेंजेस को कैसे फेस करें समाज शास्त्र से रिलेटेड, उसके लिए रास्ता दिखा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। नमस्ते सर।